अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि खैर आफियत से होंगे, क्योंकि हमारी जो सिटी सिचुएशन है वो हो गई है बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक। और इस सिचुएशन में जिस तरीके से स्कूल्स और कॉलेज के बारे में भी खबर आ रही थी कि कुछ कॉलेजेस ने जो है वो अपने तौर पर डिसीजन ले लिया कि स्कूल बंद कर दिया, और कुछ कॉलेजेस ने जो है ऐसा सोचा कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर पेरेंट्स का यही कहना था कि पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। अच्छा जी, सुबह का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके घरों में खैर आफियत रखे, खैर बरकत रखे। तो बात कर लेते हैं कुछ डिजिटल डिटॉक्स की। अब डिजिटल डिटॉक्स की बात मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ अपने कई शोज़ में, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसके बारे में दोबारा से बात करते हैं। और ये बात करना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस मौसम में, इन हालात में, जब लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, जब एक खबर के बाद दूसरी खबर जो आप देख रहे होते हैं या वो न्यूज़ देख रहे होते हैं और वो देख के उसका असर आप अपने ऊपर ले रहे होते हैं, तो उससे आपका अपना जो बीपी है वो भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स योर सिटी। तो ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने के लिए आपको थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स करना बड़ा ज़रूरी है। यानी सोशल मीडिया से आपको 1 या 2 घंटे के लिए ऑफ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सेस यूज़ है सोशल मीडिया का, इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। फिर वो किसी की गाड़ी देखते हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हो रही होती हैं जो कि आप देख के डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप लोगों ने डिप्रेस नहीं होना, बल्कि आप लोगों ने ये सोचना है कि अगर किसी ने इंस्टाग्राम पर बहुत ज़बरदस्त प्लेटर के साथ या बहुत ज़बरदस्त किसी रेस्टोरेंट के पीछे खड़े होकर या रेस्टोरेंट में बैठ के जो है वो पिक्चर खिंचाई हुई है, तो उनका मकसद यही है कि वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो डेफिनेटली आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उन तमाम तर चीज़ों से। तो यही तो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। हाँ, अगर आपको फॉलो करना है तो आप वो इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करें जो कि आपकी लाइफ में चेंज लेके आते हैं और पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स अपनी लाइफ में अपने साथ रखें। इसके अलावा जब आप सोशल मीडिया सर्च करें तो ऐसी चीज़ें सर्च करें, ऐसे लोगों को देखें जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपकी ब्रेन बिल्डिंग हो, करेक्टर बिल्डिंग हो, जिससे आपको ये लगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। ना कि कोई ऐसी सोशल मीडिया रील देखने के बाद आप डिप्रेस होकर बैठ जाएं कि ओहो, इसके पास तो इतनी गोल्ड की ज्वेलरी है, मेरे पास तो नहीं है, ओ गॉड, इसने तो इतने महंगे कपड़े पहने हुए, ये मैं कैसे अरेंज करूँगी या मैं इसकी कॉपी भी कैसे बना सकती हूँ। नो, आपको डिप्रेशन वाली ऐसी रील्स देखने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको डिप्रेस कर देती हैं। जो आपका मी टाइम है वो अलग कर लें, और जो आपका फ़नी टाइम है वो अलग कर लें, और जो आपके टाइमिंग्स है ना उसका शेड्यूल बना लें। क्योंकि हमारे घरों में जो ख़वातीन मौजूद है ना, हमारी माएँ, बहनें, अम्मियाँ, और ये सारे लोग जो घरों में मौजूद होते हैं ना, ये या तो घर के काम कर रहे होते हैं, या फिर ये इस तरह की कोई डिप्रेसिंग चीज़ें सुन रहे होते हैं, या फिर इस तरह के कोई डिप्रेसिंग ड्रामे देख रहे होते हैं। ऑल्दो आप वो देखें जिससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो, आप वो चीज़ें देखें जिससे आपकी ब्रेन बिल्डिंग हो, आप वो काम करें जो प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम आए। तो आप लोगों ने जो है हमेशा अपने स्केड्यूल को बना के रखना है, डिजिटल डिटॉक्स करना है, जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी माइंड ट्रेनर के पास जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपकी रूटीन क्या है, आपका स्केड्यूल क्या है। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर घर वालों के लिए दोपहर का खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद शाम का खाना बनाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आप बीच बीच में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी सर्च कर रहे होते हैं। और जब आप सोशल मीडिया सर्च कर रहे होते हैं तो उसके बीच बीच में आपके ऊपर इम्पैक्ट्स आते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, आप सैड हो जाते हैं क्योंकि किसी ने जो है वो बहुत बड़ी गाड़ी में अपनी पिक्चर लगाई हुई होती है। तो आप एक टाइम बनाएं और अपने लिए मी टाइम निकालें, और इस मी टाइम में अपने आप को, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए जो आपका दिल चाहता है करें। अगर आपको खुशी मिलती है कि आप पार्लर जाके अपनी जो है सर्विसेज लेते हैं, फेशियल कराते हैं, मसाज कराती हैं, तो आप वहाँ चली जाएं। अगर आपको खुशी मिलती है कि आपको जिम जाना अच्छा लगता है, तो आप अपने मी टाइम में आप जिम चले जाएं। अगर आपको खुशी मिलती है कि आपका मी टाइम जो है वो आपको इतना ज़्यादा पीस देता है, तो आप गाने सुन लें। अगर आपको खुशी मिलती है कि आप अपने मी टाइम में कोई अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छी बुक पढ़ लें। लेकिन ज़िंदगी में आप वो तमाम तर चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, और ये जो टॉक्सिसिटी होती है ये आपकी लाइफ में ना बहुत बुरे इम्पैक्ट्स छोड़ के जाती है। या तो आपके नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग हों, आप बीइंग अ पर्सन इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपको किसी की नेगेटिव वाइब या आपको किसी की जो टॉक्सिसिटी है, जो कहते हैं ना कि इस तरह की वाइब्स आ रही होती हैं, कि वो आपको अटैक ना करें। दूसरा, मी टाइम में बुक्स पढ़ें, मी टाइम में अपनी ब्यूटी केयर करें,
कोई भी आपको रेमेडी जो हमारे शो से पता लगती है वो आप अप्लाई कर लें। इसके अलावा मी टाइम में आप सॉन्ग सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग मी टाइम में इबादत भी करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला से लौ लगाने का एक टाइम होता है, वो भी मी टाइम हो सकता है। मी टाइम में आप स्पोर्ट्स खेल सकती हैं, मी टाइम में आप जाके टेनिस भी खेल सकती हैं और आप शॉपिंग भी कर सकती हैं। लेकिन अपने लिए डिजिटल डिटॉक्स ज़रूर रखें और साथ साथ मी टाइम निकालें। आप देखें आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त सा चेंज आएगा। जो लोग, जो ख़वातीन अपने लिए अपना टाइम निकालती हैं 1 घंटा, आधा घंटा, तो वो पता है क्या होता है, उससे आपके जो हार्मोन्स होते हैं ना वो रिलीज़ होते हैं और फिर स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं आपके वो रिलीज़ होते हैं और वो कंट्रोल करता है आपकी दिमागी सेहत को, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि अभी जो मैंने करना है वो मैंने अपने लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है। तो जनाब खुश रहें, खुशियाँ बांटें, नेगेटिविटी से दूर रहें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, डिजिटल डिटॉक्स जो है वो ज़रूर करें। इसके अलावा अपना मी टाइम ज़रूर निकालें। चलें जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर दीगर टॉप स्टोरीज़ पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और रोज़ाना कोई ना कोई ख़बर ऐसी होती है जो दिल दहला देती है। मैं रोज़ाना ये सोचती हूँ कि आपके साथ में मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें शेयर करनी है जो कि आपके दिन को भी खुश कर दे और हमारे दिन को भी खुश कर दे, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता क्योंकि हमारे शहर जो है, शहर में ना मसाइल के अंबार हैं और एक के बाद एक, कभी रेन के प्रॉब्लम, कभी बिजली के प्रॉब्लम, कभी गैस का प्रॉब्लम, कभी क्राइम, कभी कुछ और अब ये धमाका। जी हाँ, ये एमेजना रोड ताज कॉम्प्लेक्स के करीब जो है इमारत में पटाखों के गोदाम में धमाके का मामला है और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। ये मनाजिर हैं किस तरीके से यहाँ पर धुआं निकल रहा है। तो ये फुटेज में इमारत में आग कैसे लगी, ये मुकम्मल तौर पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। अच्छा, धमाके के बाद मजमूई तौर पर 30 अफराद झुलसकर ज़ख्मी हुए। फिर ये जो पटाखों के गोदाम हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जनरेट होते हैं कि जी ये यहाँ पर गोदाम था ही क्यों, और ये सारा मामला इतने पहले से चल रहा था तो पुलिस कहाँ गायब थी। इस हवाले से क्या कोई एसओपी बनाई गई है, इस हवाले से इनके पास कोई किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन, कोई कुछ इन्होंने कहीं किसी को बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम आपको ताज़ा तरीन मनाजिर अभी दिखा रहे हैं। ये बराह रास्त मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर। एमेजना रोड ताज कॉम्प्लेक्स के करीब ये जो इमारत थी उसमें पटाखों के जो गोदाम था उसमें धमाका हुआ और जब ये अचानक धमाका हुआ तो जाहिर सी बात है जो शोले थे वो भड़क उठे, लोगों को पता चल गया, क्योस क्रिएट हो गया, भगदड़ मच गई। और ये सदर 7 डे सी ब्रीज़ के जो प्लाज़ा है उसके करीब जो है ये पटाखों का गोदाम था। अच्छा, जो इसमें जो एक शख्स जो ज़ख्मी हुआ था वो दौरान इलाज ही जो है सिविल अस्पताल में जाँ बहक हो गया। अच्छा, जो जाँ बहक होने वाले हैं उनकी तादाद लगभग 3 हो गई है और जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त जो है वो नवीद अहमद और अपडेटेड न्यूज़ के मुताबिक जो है जाँ बहक जो अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो लगभग 5 हो गई है, जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है। तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये गुज़िश्ता रोज़ के ये मनाजिर हैं जब जिस वक्त ये धमाका हुआ। ये आप ये वाइट कलर की वैन देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़ोरदार जो है ये यहाँ पर धमाका हुआ और इस धमाके के बाद आप ये सिचुएशन देखें, वाइट वाली गाड़ी जो है वो कितनी तेज़ी से भाग रही है। तो ये सूरत हाल है जी। इस पर बात करते हैं अशरफ भाई से। जी अशरफ भाई, क्या बंदा कहे और क्या सवाल पूछे। एक तो गोदाम वहाँ पर मौजूद और फिर उसके बाद इस तरह से ये पटाखे, मुझे तो समझ में ये नहीं आती कि इन लोगों को इस तरह के काम करने की इजाज़त कौन देता है। गोदाम मौजूद था तो क्या किसी को पता नहीं था? लोग चलते फिरते देखते थे, लोगों को पता नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है? इतनी आसानी से, इतने आराम से वहाँ पर गोदाम था जहाँ पर ये पटाखे थे और किसी ने नोटिस नहीं किया। देखिए सबा, ये एक और सानिया हुआ है कराची में और अल्लाह का शुक्र है कि कोई मतलब कि आप ये था गोदाम, मतलब आतिशबाजी का सामान बोले, मेरे हिसाब से बारूदी मवाद रखा हुआ था। अभी जो इंचार्ज CTD वहाँ आए थे कल और जब आके देखा तो उन्होंने जो चीज़ें बताई, वो टिकर जो चल रहे थे ना, सीरियस मेरी आंख जो है ना एक एक टिकर पढ़ते हुए मेरी आंखें इतनी बड़ी होती जा रही थी कि मैंने कहा क्या हो रहा है इस हमारे इस शहर में, क्या हो रहा है। मतलब माफिया का राज है इस शहर में जी। आप सोचें, राजा उमर खिताब जो इंचार्ज CTD हैं वो वहाँ पहुँचे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये आतिशबाजी का सामान नहीं, ये बारूदी मवाद है, इससे आप बम बना सकते हैं। और उन्होंने इससे 1 साल पहले यहाँ इसी जगह पे छापा मारा था। ये पूरे शहर में जो आपने देखा आतिशबाजी बड़े खुश होते हैं, हम देख रहे हैं ऊपर जाके फट रहा है और वो खुशी मना रहे।
ये वो गोदाम था जहाँ इंचार्ज सिटी डी ने खुद बोला है कि 1 साल पहले जब हमने छापा मारा था खुफिया इत्तला पे, तो 2 टन बारूदी मवाद निकला था। कितना? 2 टन का मतलब ये 2000 किलोग्राम जो है बारूदी मवाद वहाँ से, आतिशबाजी का सामान और दूसरे पटाखे और जो छोटे छोटे बम होते हैं। अब आप सोचें 2000 किलोग्राम अगर कोई चीज़ पड़ी हुई होगी तो बिल्डिंग ही उड़ जाएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि जो कानून क्या कहता है, यहाँ कानून की बात करें तो जो ऑफिशियल है कि कोई भी ये गोदाम होगा, कोई भी ऐसी दुकान होगी तो मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है सरकार ने 50 किलो। कितनी रखी है? 50 किलो। और ये जो ये हुआ है, आपने खुद अभी खबर का जो अपडेट है, 30 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से सबा इंतहाई अफसोसनाक, मतलब 5 लोग कीमती जाने गई हैं। और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी भी मतलब वो कोई वो नहीं हुआ, जो पटाखे फट के उसके जो वो जाके लगे हैं ना, उससे वो शदीद ज़ख्मी है हस्पताल में। और यहाँ पे ये जो किया हुआ, अगर आप वीडियो देखें, जब हमारी पहली वीडियो आई थी हमने 2 टीमें निकाली, एक अस्पताल पे निकाली, और उसके बाद आप सोचें कि इतनी दूर दूर से लोगों ने वीडियो जो बना के भेजी है कि ऐसा लग रहा था कुछ धमाका हुआ है। आप अगर हमारे पास फुटेज आप चलाएं, इतनी दूर से धुआं नजर आ रहा था। अच्छा, और जिस तरह से बात की जाती है ना इन फैक्ट्रीज के हवाले से, तो इससे पहले मतलब जिन रिहायशी इलाकों में या जिन रिहायशी इमारतों में या जिन एरियाज़ में अगर तंदूर भी खुला हो ना, तो लोग उस पर भी एतराज़ करते कि नहीं भाई ये तो रिहायशी इलाका है, यहाँ क्यों तंदूर है, इसको दूर होना चाहिए क्योंकि कहीं आग ना लग जाए, कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। और इस तरह की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो इस तरह से बनी हुई थी। यहाँ पे पटाखों के गोदाम था, किसी ने कभी नोटिस नहीं किया। और डेफिनेटली इन गोदामों में जिस तरह के वर्कर्स काम करते हैं वो अंडर एज ही होते हैं। 15 साल का जो था बच्चा, वो भी कहा जा रहा है कि वो वहाँ था। तो एक तो पहले ही ये तो चाइल्ड लेबर है, मतलब ये नहीं कि पहले ही मैं इस हवाले से कई ज़्यादा बात कर चुकी हूँ कि भाई आप जो बच्चों से काम कराते हैं, बच्चों को खुद भी एजुकेट करें। मतलब आप जहाँ जाते हैं ना और वो वेटर आता है छोटा बच्चा, उसको बताया करें कि ये आप जो कर रहे हैं ये लॉ में आपकी जो एजुकेशन है वो भी फ्री है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं ना, अपने घर में जाके बताएं कि चाइल्ड लेबर के ज़िम्मे में आता है। अब ये देखें ना सबा कि अब यहाँ पे जो आया है, जो इंचार्ज सिटी राजा उमर खिताब ने जो इंकशाफ किए बहुत सारी चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करके बैठा हुआ था, बताया ये जो देते हैं कोई भी यहाँ पे एक्सक्लूसिव रखने के लिए, कोई आतिशबाजी का सामान रखना, डिप्टी कमिश्नर जो मुतलका होता है उस इजला का, वो उसकी पटाखे की एनओसी देता है कि आप यहाँ पे रख सकते हैं। और 2 मजीद अथॉरिटीज़ हैं कानूनी तौर पर लाइसेंस जारी करती हैं। अब उस लाइसेंस में ये कहा जाता है कि ये जो प्रेमिसेस है, जो गोदाम बनाएंगे आप, यहाँ मैक्सिमम लिमिट है कितनी, 50 किलोग्राम। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंचार्ज सीटीडी जो है राजा उमर खिताब ने इंकशाफ किया है कि पिछले साल जब इसी जगह पे छापा मारा था, और क्योंकि ट्रक आके लगे थे तो उन्होंने कहा कंसर्न देखा, वहाँ जाके छापा मार के पकड़ा, 2 टन पकड़ा था। तो ये डिप्टी कमिश्नर और जो 2 अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर रहे थे 1 साल तक। उसके बाद ये जो हुआ है, आप हालत तो देखें ना, लग रहा है कोई वहाँ पे मतलब कि कुछ धमाके हुए हैं, जो आसपास के लोग हैं। अब आप सबसे बड़ी बात, कोई भी ऐसी जगह होती है जो रिहायशी आबादी और जहाँ लोगों की मूवमेंट होती है उससे दूर रखा जाता है, यानी ओपन स्पेस। चलिए, उसामा ने हमें ज्वाइन किया, हमारे करस्पॉन्डेंट ने, उनसे जानते हैं क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जी उसामा, अपडेट कीजिए, अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही जारी। अब से कुछ देर कबल जो है वो कुछ पटाखे फटे थे और आग जो है वो भड़क गई थी सबा। अब जो है वो आग पर पानी डाला गया, कुछ आग कम हुई है, शावल की मदद से देखें को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ये बराबर में जहाँ से मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये स्कूल की इमारत है। बिल्कुल उससे जो इमारत जहाँ पर ये धमाका हुआ था उसके साथ ही जो है वो स्कूल की इमारत थी। कल जो है वो खुशकिस्मती थे स्कूल बंद था। तो ठीक है, उसामा से जैसे हमारा राब्ता होता है दोबारा से। रिहायशी इमारत थी। जी जी जी, उसामा कंटिन्यू कीजिए। रिहायशी इमारत जो है वो घर था, उसकी देखें पूरी इमारत। ठीक है उसामा, जैसे ही फिर दोबारा आपसे कनेक्ट होंगे तो दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन मीनवाइल जिस तरीके से अभी करंट अपडेट उसामा ने हमारे साथ में शेयर किए कि यहाँ पर पास में स्कूल भी था, और अगर ऐसा डिज़ास्टर हो जाता तो आप सोचें करें कि कितना बड़ा डिज़ास्टर। लेकिन सबा ये अल्लाह की तरफ से कोई, हम ये कहेंगे जो सामान अभी इंकशाफ किया, ये मुझे भी नहीं पता था साफ सी बात, क्योंकि अभी सुबह टीम गई है, रात को तो कल सब कुछ बंद था ना, लाइट भी गई हुई थी। और वो जो जब टीम रात को काम कर रही थी तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं। अब जब उसामा अभी सुबह से जो पहुँचे हुए 8 बजे से, अभी बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि बराबर में स्कूल था, जो बिल्डिंग, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे कि वहाँ कल अगर ये बारिश वैसे स्कूलों की छुट्टी नहीं हुई तो बच्चे होते
क्या होता? मतलब ये तो वो सवाल है कि ये तमाम आपकी सिंध हुकूमत को देखा जाएगा, लोकल गवर्नमेंट को देखा जाएगा, कमिश्नर कराची को देखना पड़ेगा, डिप्टी कमिश्नर जिसे एनओसी दिया उसको देखना होगा, 2 अथॉरिटीज़ जिन्होंने लाइसेंस जारी किया उनको देखना होगा। खुदा न खास्ता अभी ये जो अभी 30 अफराद ज़ख्मी हैं और 5 अफराद कीमती जाने गई, जिसमें 15 साल का बच्चा है। और ये अगर स्कूल खुला हुआ होता तो और उस वक्त आप रश देखें, वैनें लगी हुई होती हैं, ये लगी हुई होती हैं, सब कुछ, बच्चों को क्या पता और वो होता तो अभी ये इतना बड़ा सानिया होता ना। अब ये जो लोग हैं जो मुझे बता रहे थे कि जब हमारी टीम थी तो कह रहे हैं कि वो जब वो मालिक आया था उसकी गाड़ी पे पथराव भी हुआ था, वो गाड़ी पे आया था। तो आप ये देखें ना कि चुपचाप यहाँ तो जो काम हो रहा है चुपचाप, कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। और ये तो मैं तो नहीं कह रहा ना, इंचार्ज सिटी हमें ज्वाइन कर लिया। तो मिराज साहब जो है मजीद बताएंगे कि इतना बड़ा इंकशाफ। मिराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है। मिराज भाई वेलकम टू द शो। जिस तरीके से हम रोज़ाना ये बात कर मिराज भाई कि हमारे शहर में होता क्या है, या हमारे शहर को किसकी नज़र लग गई है, या हमारे पास इतने मसले हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं कि पैरेलल हो या सराउंडिंग हो या आसपास हो, हमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। जब कोई हादसा हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है तो फिर हमें पता चलता है। सो आप थोड़ा सा इसकी डिटेल भी बताइए और अभी इसके ऊपर इस मसले पे, इस केस पे मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी बताइए। देखिए जी, फ़िलहाल तो इसमें जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। सही। और बहुत देर से ख्याल आया मुकदमे को दर्ज करने का। हाँ। जो राजा उमर खत्ताब सीडीडी के जो सरबराह हैं। चलिए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। उसामा ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया, हमारे करस्पॉन्डेंट ने। जी उसामा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल सबा देखें, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल स्कूल की इमारत भी जो है वो कुछ मुतासिर हुई है। मेरे कैमरामैन हारिस दिखाएं कि ये गवर्नमेंट प्राइमरी जो है वो स्कूल था, सेकेंडरी स्कूल शशुम से जो है वो हश्तुम की यहाँ पर क्लासेस होती थी। इस वक्त भी जो है ये पूरा स्कूल का ही हिस्सा है। मेरा कैमरामैन हारिस आपको पैन करके कैमरा दिखाएं तो ये पूरा जो है वो स्कूल का ही हिस्सा है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल स्कूल से जो एडजस्टेड इमारत थी, बिल्कुल उससे अटैच ये इमारत थी। कुछ हिस्सा जो है वो इमारत का, स्कूल की इमारत भी मुतासिर हुई है। कल जो है वो खुशकिस्मती से कोई बच्चे मौजूद नहीं थे, बराबर में एक घर था, वो फैमिली मौजूद थी, गालिबन वो स्कूल से कुछ होगी। इस वक्त एक और बच्चा जो है वो तकरीबन 18 से 20 साल उसका बताया जा रहा है, जिसकी शनाख्त जो है वो सिकंदर के नाम से बताई जा रही है, वो अंदर मौजूद है। अब गालिबन उसकी जो है वो डेड बॉडी निकाली जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शावल की मदद से इस वक्त भी तोड़ा जा रहा है। चंद मिनट पहले, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले जो है वो कुछ पटाखों की आवाज़ आई थी और अचानक जो है वो आग के शोले फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड ने रिस्पॉन्स किया। और जी उसामा, जिस तरह आप हमें अपडेट कर रहे हैं कि ये जो स्कूल की दीवार है ये भी जो है थोड़ी बहुत डैमेज हुई है, इस हवाले से मजीद भी बताइएगा कि ये कहाँ तक डैमेज हुई है, स्कूल इंतजामिया का इस हवाले से क्या मौकफ है, और ये गोदाम इस तरीके से था तो क्या कभी स्कूल इंतजामिया की तरफ से वहां से किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बताया नहीं है कि इतनी खतरनाक चीज जो है यहाँ पर है? कोई मौकफ सामने आया है स्कूल इंतजामिया का? ठीक है, उसामा से जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं फिर इस हवाले से अपडेट लेंगे। अशरफ भाई, मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि जब आप कोई स्कूल बिल्ड करते हैं या कोई स्कूल किसी जगह पर कायम होता है ना, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं और वो चीज़ें कहीं स्कूल के बच्चों के ऊपर इफेक्ट तो नहीं करेंगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई आप बहुत शोर वाली जगह के ऊपर स्कूल खोल लेते हैं या आप किसी बहुत ऐसी सूनी जगह पर स्कूल खोल लेते हैं, अंधेरे वाली जगह पर स्कूल खोल लेते हैं, तो पेरेंट्स खुद भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो एक रनिंग एरिया है, चलता फिरता है, लेकिन फिर भी जिस जगह स्कूल होता है महराज भाई, उस जगह स्कूल इंतजामिया तो ये कंसिडर करती है ना कि हमने स्कूल कहाँ खोला हुआ है। तो आज तक या अभी तक क्या स्कूल वालों ने कोई कंप्लेन नहीं की कि भाई ये हार्मफुल हो सकता है, इट कुड बी हार्मफुल फॉर द किड्स एंड ऑल? तो किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की इनकी? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, हाँ। क्योंकि मेरी मालूमात जिसमें काफ़ी हैं। ये स्कूल भी कम से कम 40 से 45 साल 50 साल पुराना स्कूल है, सरकारी। लेकिन बच्चे तो अभी पढ़ने आते हैं ना। अच्छा, उसके साथ जिस बिल्डिंग के अंदर ये सारा सिस्टम था, अल आमना प्लाजा इसका नाम है, ठीक है। ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। शुरू में कुछ अखबारात भी यहाँ से शाया होते थे, ऐलान अखबार एक हुआ करता था। अच्छा, उसके बाद ये भी बहुत पुरानी, कम से कम 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है, ग्राउंड +2 बनी हुई है ये। अब इसके नीचे सर्जिकल के जो सामान होता है ना, उसकी दुकानें हैं सारी। हाँ। और एक कॉर्नर जो है वो हनीफ नाम है इसका, हनीफ मेमन। अच्छा। ठीक है, जिसका ये दुकान थी। सही। इसने अपने वहाँ पर एक बहुत बड़ा इसको आप कहते हैं सुपर मार्केट कह सकते हैं आप उसको, पटाखों की। हाँ। जहाँ सामान मिलता था। क्योंकि देखिए, अब इसमें छुपाने की बात नहीं, हम भी अपने
बच्चों के लिए कभी न्यू ईयर नाइट पे या कभी शादी ब्याह में, हाँ। तो हम भी वहाँ से परचेजिंग करने के लिए जाते थे, ठीक है ना। तो करोड़ों रुपए का वहाँ पर सामान होता था, और उसके साथ ही उसने पीछे पीछे रास्ते भी बनाए हुए थे, और बैक साइड पे एक खाली प्लॉट है बहुत बड़ा ना, उसमें इसने अपना गोदाम बनाया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता करके इसने इसी अलामना प्लाजा की जो है काफ़ी ऑफिस भी ख़रीद लिए थे, जगहें खरीद ली थी, जिसको गोदाम में तब्दील कर दिया था इसने। अच्छा, पता सबको है 40-45 साल से एक शॉप यहाँ पर चल रही है, वन मैन शो है, एक वाहिद आदमी है जो पूरे कराची में आतिशबाजी का सामान फरोख्त करता है। गवर्नर साहब भी उससे ही लेते हैं माशाल्लाह, जो भी जेडीसी वाले भी उससे ही लेते हैं, जो आतिशबाजी करते हैं एमक्यूएम वाले जब करते हैं जश्न आज़ादी की खुशी में, तो भी वो भी उनसे ही लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी भी रहनुमा की शादी ब्याह तकरीब जलसा जुलूस कुछ भी हो, सब सामान यहाँ से ही जाता है, सबको पता है। राजा उमर खत्ताब साहब जो कि सीटीडी के एसएसपी हैं, उनको भी पता है ये बात, और उन्होंने जिक्र भी किया कि 2-3 साल पहले हमने छापा मारा था। भाई छापा मार के छोड़ा क्यों उसको? छोड़ने के बाद उसको फिर से आपने रन क्यों करने दिया, जो आज आप बैठ के बात कर रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम होती है ना, जो कर रहे थे पकड़ भी ले तो बाद में फिर वो एहतियात की कर रहे थे कि एक ऐसी जगह जहां बच्चों का स्कूल मौजूद है। हैरतनाक बात कि स्कूल वालों ने कभी कोई कंप्लेन ही नहीं की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ, कोई कंप्लेन नहीं थी उसको। जी बिल्कुल। अच्छा, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं था, किसी ने उसको नहीं पूछा कि भाई पीछे पूरी लाइन जेरे की आबादी है, कुछ कच्चे घर भी हैं, कुछ पक्के घर भी हैं, पीछे इमारतें भी हैं, बराबर में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, सैकड़ों बच्चियां आती हैं, और स्कूल है, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद तीसरा कि आपके साथ जो मार्केट है ग्राउंड फ्लोर पे, वो सर्जिकल की मार्केट है। माजूर हो जाने वाले लोग, एक्सीडेंट के शिकार हो जाने वाले लोग, इसलिए सामान वहाँ से मिलता है, वहाँ भी लोगों का दिन भर आना जाना लगा रहता है, लेकिन वाकई कोई पूछने वाला नहीं था। वो ट्रेडी थाना जो आज मुकदमा दर्ज कर रहा है, इतना ज्यादा ये बिजी रोड है कि अगर उस जगह जो, अब वो तो स्कूल की बात हो रही है ना, वहाँ से जो दूसरे कॉलेजेस और स्कूल के जो वैन्स जाते हैं या स्टूडेंट जाते हैं ना, उनका रास्ता भी वही है, फिर सिंध मेडिकल कॉलेज जाने वालों का रास्ता भी वही है, डाउ यूनिवर्सिटी जाने वालों का रास्ता भी वही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, और उस तरफ आगे अगर आप चले जाएं तो वो बहुत बिजी रोड है। वहां से फिर जो लोग जॉब की तरफ आ रहे होते हैं वो भी यहाँ पे स्टॉप के लिए खड़े होते हैं। तो ये इस तरह की जो गोदाम है या इस तरह के जो शॉप्स होते हैं ना, उनकी एक तो प्रॉपर एनओसी होनी चाहिए, और अगर एनओसी मिल जाती है तो फिर जो एनओसी देने वाले उन्हें ये देखना चाहिए कि इसके अतराफ में जितनी जगहें बनी हुई हैं, जितनी इमारतें बनी हुई हैं या जो यहाँ की सराउंडिंग है, उसके लिए ये हार्मफुल हो सकता है। भाई घर में अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखते, वो इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है उनमें, तो ये तो आप देखें आतिशबाजी का सामान। और जिस तरीके से अभी महराज भाई ने इंकिशाफ किया कि भाई सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो शादियों का सामान यहाँ से लेते थे, फिर तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आई एम जस्ट स्पीचलेस। ये जो परेडी पुलिस मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस भी जिसने आज मुकदमा दर्ज किया है, ये परेडी पुलिस तो सोच रहे होंगे हम तो सारा सामान ही यहीं से लेते थे। इसी से मुबैना तौर पर फ्री में पटाखे अपने अफसरान के लिए, उनके बच्चों के लिए और अपने जानने वालों के लिए फ्री में यहाँ से पटाखे लेती है परेडी पुलिस और ब्रिगेड पुलिस। चलिए जी, उस शॉप में, उस गोदाम में धमाका हुआ है जहाँ से सारे पॉलिटिशियंस आतिशबाजी का सामान लेते हैं। स्कूल वालों ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की, किसी और ने कोई रिजर्वेशन अपने जो है उसका इजहार नहीं किया। तो अब इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो गोदाम होते हैं या हैवी मशीनरी के या इस तरह की जो हार्मफुल शॉप्स होती हैं, उनको रिहाइश से दूर रखा जाए, उनकी एक अलग जगह बना दी जाए अगर ये अलाउ है तो। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक, का ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर दीगर टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं कराची की बारिशों की। कराची की बारिश जो है उसने अरमान भी डुबो दिए, उम्मीदें भी डुबो दी और सारे प्लान्स भी डुबो दिए कि बारिश होगी तो पकौड़े खा लेंगे, तो समोसे खा लेंगे, तो छोले खा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। बारिश होगी तो घर कैसे पहुँचेंगे, बस यही ख्याल रहा। आम आदमी तो यही सोचता रहा, लेकिन जो ताजिर बरादरी थी उनको हो गया बहुत ज़्यादा लॉस। मार्केटें डूब गई, जिस तरह मैं कह रही थी। इससे पहले भी मैंने कहा कि भाई सड़कें ही नहीं दिख रही थी। अगर गटर खुला भी है तो जाते हुए डर लग रहा था कि अगर कोई पैदल जा रहा है तो कहीं गटर में ही ना गिर जाए। तो कराची की जो ताजिर बरादरी है उनको बहुत लॉस हुआ है। और इससे पहले भी जो 2-3 दिन पहले सिटी 21 आपको मनाजर दिखा रहा था कि शॉप्स थी, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का सामान था, वो सारा जो है वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, अरबों का नुकसान हो गया। अशरफ भाई, कराची की जो ताजिर बरादरी है, इस हवाले से उनके क्या स्टांस है, इस हवाले से उन्होंने क्या रिजर्वेशन जाहिर की है? क्योंकि बात तो वही है ना कि ताजिर बरादरी वही है जो कि कहती है जी कि हम तो रिफॉर्म्स में भी हिस्सा लेते हैं, हम तो सारी चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल होगा तो कैसे बात आगे बढ़ेगी?
देखें, कराची चैम्बर के जो सदर हैं जावेद बिलवानी ने बहुत स्ट्रॉन्ग आके मैसेज दिया और कहा है कि जो बरसात के बाद जो एक तो कारोबार नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो किराए पे देते हैं वो 3 दिन से बंद है, फिर लेन देन नहीं हुआ, जो ट्रांजैक्शन थी वो नहीं हुआ, फिर ओल्ड सिटी एरिया सदर और ये तो सिंध गवर्नमेंट में थोड़ा सा भरम हुआ है, तो हमेशा से भरम होते हैं। तो उन्होंने कहा नकासी आपका सिस्टम आपका तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का तबाह है, 20 साल में आपने कोई काम नहीं किया है। अब ये अपने ऊपर लेके नाराज़ नहीं होगी, तो कराची चैम्बर का सदर बोल रहा है ना, 7 इंडस्ट्री जोन्स के वो हेड हैं, तमाम जो छोटे बड़े ताजिर हैं वो कराची चैम्बर में रजिस्टर हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा चैम्बर है, पता है आपको, 50,000 मेंबर्स हैं। और उस 50,000 मेंबरों ने शिकायत की होगी तो वो इतने गुस्से में आके उन्होंने बोला है, और बोले कि यार कोई एक वो लिहाज होती है, और आप बोलो ज़्यादा बारिश होगी तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी बोला, अपना 6 मिनट का बयान दिया है, अगर हो तो आप चला सकते हैं, जावेद बिलवानी साहब का कल भेजा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि भाई अब ये हुकूमत ये कह रही है कि जो हमारा निकासी आपका सिस्टम है, जो बरसाती पानी को निकालने के लिए 40 मिलीमीटर बर्दाश्त कर सकता है, तो जब 100 या 150 होगी तो अब हम क्या करें। तो भाई अगर 40 मिलीमीटर था तो जब 50 साल जब से बना है वो है, आप उसको अपडेट करते, आप 40 था उसको 80 ले जाते, लेकिन आपने नहीं किया। अब अगर आप ये आके बताना कि बारिश ज़्यादा हो रही है और 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हुई है, हमारा सिस्टम 40 मिलीमीटर का है, तो ये किसका, मेरा कसूर है, आवाम का कसूर है, सनतकारों का कसूर है, किसका कसूर है। अगर हम 20 साल के बजट लें ना, 20 साल के बजट भी लें कराची में या पूरे सिंध में लगा रहे हैं, तो कराची में 20 साल के बजट में क्या लगाया, किस इलाके में आपने सीवरेज की लाइन डाली, किस इलाके में आप नकासी आपकी की। और ये सिस्टम है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये सिस्टम पूरे मुल्क में कहीं आप दिखा दें, मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। अगर हम मेयर को बोलें तो कह रहे ये लोकल गवर्नमेंट का है, ये टाउन म्यूनसिपल का है, ये उसका एक पार्किंग का इशू ले लें आप, बाकी तो छोड़ दें ना। पार्किंग का इशू है, मेयर कराची ने बोल दिया, वजीर बल्दियात ने बोल दिया, शर्जील इनाम मेमन ने बोल दिया, कोई पार्किंग फ्री है। अब TMCs आ गई हैं, वो पार्किंग ले रही हैं। मतलब आप लोग कौन हो? मतलब एक बंदा आपका वजीर बोल रहा है आके ऑन कैमरा, नो पार्किंग, फ्री पार्किंग, ठीक है। तो फ्री पार्किंग हो गई, पार्किंग पे कोई फीस नहीं है, तो TMCs आ गई। उसी तरीके से जब यहाँ पे नकासी आपका है, अब आप सोचें ना, हम गाड़ियाँ देखें, शहर फैसल लें, आप गुलशन लें, नौसाबाद लें, F ब्लॉक लें, आप बताएं गाड़ियाँ जो नई वाली गाड़ियाँ हैं ख़राब होती हैं। मेरा हिसाब से पूछें, जो उसका एक सेंसर उड़ता है ना, तो क्या होता है, ये गाड़ी नहीं निकाल रहे उस डर से कि बारिश हो रही है, पानी खड़ा होगा, गाड़ी जाएगी। तो अब आप बैठे बैठाए खर्चा है ना, आप यकीन करें करोड़ों रुपए लोगों के नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ ख़राब हुई, मोटरसाइकिल ख़राब हुई। आप क्या समझते हैं शहर में बेचारा गरीब जिसकी मोटरसाइकिल धक्का देते हुए जा रहे हैं, पागल है वो, मोटरसाइकिल छोड़ के चला जाए, उसको पता है वापस आऊँगा मिलेगी नहीं। इस शहर में तो जो चीज़ वो जो नशे है वो लेके कंधे पे जाएगा, खोल के बेच देगा। तो उनको रोकने के लिए कोई नहीं है, ये सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई नहीं है। आके विजिट करेंगे, लोगों आपसे बात करेंगे, आप नाराज़ हो जाएंगे। तो ये नकासी आपका सिस्टम कौन सा, कोई और मुल्क आके करेगा, कोई और। अगर आप वफाक की तरफ देख रहे हैं तो भाई सिंध में कराची जो है ना, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर सबसे ज़्यादा कमा के देता है। घर में कोई बेटा, कोई बच्चा कमा के दे रहा होता है ना, उसके ख्याल करते हैं। आप घर जाएंगे तो उसको जो है चीज़ें देते हैं, ये थोड़ी होते है उसको आ जाएंगे लात मार देंगे, चलो भाई निकलो यहाँ से। मतलब आप जो इस शहर के साथ किया जा रहा है, आप चाहे MQM हो, कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, MQM आए हमारे साथ बैठे, आके बताया आपने क्या किया 20 साल। आपके जो गवर्नर जो रहे इशरत लिबाद 11 साल रहे, रिकॉर्ड मारा उन्होंने, वो तो रिकॉर्ड मारा था ना। क्या किया आपने? वफाक के नुमाइंदे थे, आपने क्या किया कराची के लिए? अभी भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे गवर्नर सिंध किसका है? MQM का है। अब अगर आप बात करें मैं 100 अरब लाऊंगा, 200 अरब ला के दें ना यार, इस शहर को पैसे चाहिए, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 नहीं 1000 अरब रुपए चाहिए, 15,000 आपकी बसें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। आप जाएं ना लाहौर देखें, आप कैसे बना भाई, कैसे बना? लाहौर में जो गवर्नमेंट है उसने काम किया, नज़र आ रहा है, आपकी सड़कें नज़र आ रही है। मतलब जो शहर कमा के दे रहा है वहाँ नज़र नहीं है, वहाँ ऑरेंज ट्रेन नज़र आ रही है, वहाँ पे अब आपके ट्राम नज़र आ रही है, आपकी बसें देखें आप, मतलब आप गिने उंगलियों पे ना, सही। तो आप कहेंगे कितनी सर्विसेज भाई, जो शहर कमा के दे रहा है, जो ताजिर बरादरी रिफॉर्म करने की बात कर रही है, फिर उन्हीं के साथ इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन ये जो रेन थी ना, इस पे तो सभी इफ़ेक्ट हुए हैं। और महराज भाई, इससे पहले भी हम अपने शो पे कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं ना कि हर इंसान जब भी ये रेन इमरजेंसी होती है तो उससे पहले अलर्ट हो ही जाता है अपने तौर पे कि अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे कि क्या होगा।
क्योंकि हमारा जो कराची शहर है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है या इसकी जो डेवलपमेंट है, उसमें कितने भी ये कह लेना कि हमने जो है वो हम प्रिपेयर हैं, हम तैयार हैं, हमने नाले साफ़ कर दिए, हमने सड़कों की सफाई करा दी, हमने जो है वो रेस्क्यू टीम्स को जो है अलर्ट कर दिया है, हमारी निगाह, हमारी नज़र हर सड़क पर है, हर शारा पर है, हमें पता है कि क्या करना है। और जिन डंपिंग पॉइंट्स के बारे में ये बात कर रहे थे ना, ये वही डंपिंग पॉइंट्स हैं जब बारिश का पानी उनके ऊपर पड़ा है ना, तो वो जो उन्होंने वो ताफुन उठाया और जो ताफुन फैला है कि कुछ किन एरियाज़ में, मतलब रिहायशी इलाकों में, मस्जिदों के सामने भी डंपिंग पॉइंट जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो आप बताएं कि जिस शहर की सूरत हाल ये हो, जिस शहर की जो प्लानिंग है वो ये हो कि उसमें जो डंपिंग पॉइंट्स हैं वो उनको समझ में नहीं आते, तो वो रिहायशी इलाकों में कहीं भी जो प्लॉट खाली दिखता है, कॉर्नर का प्लॉट हो, मेन शाहरा का प्लॉट हो, वो वहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना देते हैं। तो कहीं तो बड़े जो इलाके होते हैं, यानी बड़े शहर जो होते हैं, यानी जो बड़े इलाके होते हैं, उसमें डिफेंस हो गया या आगे की कोई जगह हो गई, अव्वल तो वहाँ कोई है नहीं, लेकिन अगर ऐसे कुछ हो तो वो चार दीवारी खड़ी कर देते हैं। फिर वहाँ पर जो है वो लाशें मिल रही होती हैं बच्चों की, वहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं, और जहाँ चार दीवारी नहीं खड़ी करते वहाँ पर ताफुन उठ रहा होता है, कचरा सड़कों पर फैल रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर सोने पे सुहागा बारिश हो जाती है तो कहते जी पानी की निकासी कर रहे हैं, फिर उसके साथ कचरा भी निकालना पड़ता है, तो डबल बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये हाल है हमारे इस शहर का। शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो तबाही बर्बादी की दास्तान, और कराची शहर में बारिश का एक कतरा पड़ा और बिजली बंद, फिर हैवी रेन हो गई तो पानी भर जाता है, फिर अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कराची वालों को कश्तियाँ करनी पड़ जाती हैं और लोग जो है वो तैर रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं पानी में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। सिर्फ ये हाल सड़कों का है, घरों में पानी, रेस्टोरेंट में पानी, अगर जिनके जो इमारतें हैं जो कि इस तरह की डेवलप्ड इमारतें नहीं हैं, वहाँ छतों से पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। फिर जब बारिश होती है तो ऐसी इमारतें जहाँ पर जो डेवलप्ड इमारतें नहीं होती हैं उनके शीशे भी गिरना शुरू हो जाते हैं, जो बाकी लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। तो सिर्फ रेन की प्लानिंग में नालों की सफाई, शाहराहों की सफाई या फिर शाहरा फैसल, एम.ए. जिन्ना रोड नहीं है। जब आप रेन प्लानिंग करते हैं ना तो उसमें फिर आप ह्यूमन एंगल निकालते हैं, फिर उसमें आप अपनी जो कम्युनिटी है हर इलाके की, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं कि अगर रेन आएगी तो फ़लाँ इमारत कैसी है, फ़लाँ इमारत के अंदर क्या कुछ है, यहाँ कितने लोग लगेंगे और वहाँ कितने लोग लगेंगे। तो जो प्लानिंग की बात होती है ना, प्लानिंग ये नहीं होता कि आपने जो है पॉइंट 1 सोच लिया और आप सारा काम कर लेंगे, आपको A to Z प्लान करना पड़ता है, नाउ दिस एंड दिस। बट हमारे यहाँ मेन फोकस किया जाता है शाहरा फैसल को, हमारे यहाँ फोकस किया जाता है एम.ए. जिन्ना रोड को, और 2-3 नाले जिनके ऊपर सुपरफिशियल सफाई करके वो कहते हैं जी हम तैयार हैं। तो हम तैयार हैं कराची में जहाँ बहक लोगों को देखने के लिए, हम तैयार हैं कराची में तबाही देखने के लिए, हम तैयार हैं कराची में ताजिर बरादरी जो है उनकी तबाही देखने के लिए, खुद अपनी तबाही देखने के लिए। महराज भाई देखिए, हर चीज़ के लिए महकमे कायम है माशाल्लाह से हमारे यहाँ, जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो इसी में एक छोटा सा महकमा कह लें या बड़ा कह लें, महकमा है टाउन प्लानिंग। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये किसके साथ एडजस्ट है? ये है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ। ठीक है। अच्छा, टाउन की प्लानिंग कौन करेगा? टाउन प्लानिंग करने वाले जाहिर सी बात है इंजीनियर्स ही होंगे, जाहिर है। हाँ। अब हमारे यहाँ आप वैसे ही अगर घूम फिर के देख लें, बारिश ना भी हो तो आपको प्लानिंग कहीं नजर आती है? भाई कंटोनमेंट को डीएचए को आप हटा दें, क्योंकि डीएचए और कंटोनमेंट शहर की सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। हाँ। ठीक है। डीएचए और कंटोनमेंट के जितने भी एरियाज हैं, ना तो वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर में है, ना ही वो किसी और जो है इसके इदारे के अंडर में, उनके अपना वो है। और वहाँ पर हम जाते हैं तो हमें नजर आता है कि भाई प्लानिंग कोई चीज़ होती है। हाँ। कि यहाँ अगर हम खाली कैमरा भी निकाल के खड़े हो गए तो फौरन गाड़ी आ गई कि आपने यहाँ कैमरा क्यों निकाला? हाँ। परमिशन नहीं है, रुक जाएं आप लोग। हाँ। ठीक है ना? सही। लेकिन जो बाकी जो 60% जो शहर है, हाँ। जिस पर राजधानी है, हाँ। जो भी हुक्मरान जमात होती है, जो आजकल मौजूदा जमात है, तो उसका आप हाल तो ये देखें, चले टाउन की प्लानिंग तो अलग रह गई, पूरी दुनिया में हमने देखा कि अंडर पासिस बनते। हाँ। अंडर पास में कभी आपने ये सुना कि पानी भर गया हो? हमारे जितने अंडर पास, तो मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि ये प्लानिंग करते हैं सड़कों की, शाहराहों की, ये ह्यूमन एंगल से प्लानिंग नहीं करते कि अगर कोई गुजरेगा या यहाँ से किसी इंसान, ये सड़कें इंसानों के लिए हैं,
तो आप पूरी दुनिया में अगर जाएं तो सबसे पहले ह्यूमन एंगल निकालते हैं कि इस जगह से अगर कोई बुजुर्ग गुजरेगा तो उसके लिए एक लेन होनी चाहिए, अगर रेन डिजास्टर हो जाता है, रेन आ जाती है तो सेफ साइड क्या होगी, यहाँ पर जो है वो पिलर्स लगा देनी चाहिए होल्ड करने के लिए, यहाँ जो है वुड लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर इंसानों के लिए प्लानिंग नहीं होती, यहाँ वो मैप रखते हैं और कहते हैं ये शहर कराची है, ऐसे कर लें। अब इसमें जो शहरी हैं वो कहीं से भी गुजर जाएं, कहीं भी कुछ हो जाए, उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती। अंडरपास में पानी कैसे भर गया, भाई हद है ना। देखें अंडरपास में पानी भर गया, इसकी सबसे बड़े देखें ये गलती नहीं है। हाँ? एक अंडरपास में भरा हो और वो रुक गया हो तो चलो समझ में हाँ। ये तो लातादाद देखिए, मैं मुतादिद तो ये कहता हूँ अंडरपासेस, मुबैना तौर पर ये जुर्म है और हाँ। इसकी सजा मिलनी चाहिए कि इसमें जो भी मुलविस है। जितने भी अंडरपासेस बने वो 3 दिन से बंद पड़े रहे। 3 दिन उसको खोल, चले बारिश तो हो गई, भर गया, चलो ठीक है जी, हमने मान लिया गलती हो गई थी इंजीनियर से, उसने पानी की निकासी की लाइन ही नहीं रखी। एक इंजीनियर से गलती हो गई, एक जगह की टीम से गलती हो गई, दूसरी टीम से भी गलती हो गई, तीसरी टीम से भी, सारी टीम एक साथ गलतियां करें। लेकिन उसमें देखिए सबसे हैरानकुन मामला ये था कि 3 दिन तक कॉमन पानी मौजूद मिस्टेक्स, रहा। मतलब 3 दिन में आप एक अंडरपास के पानी नहीं निकाल सके। वहाँ मैंने खुद देखा तारिक रोड अंडरपास में, यकीन करें वहाँ जो गाड़ी खड़ी हुई थी, जो सकिंग पंप लगा हुआ था उसमें पानी को निकाल के बाहर फेंक रही थी, उसके बाद डीजल नहीं था। और जब उससे पूछा कि भाई डीजल, कह रहा भाई ऊपर से मिला ही नहीं तो हम क्या करें। तो भाई यहाँ खड़े क्यों, बोला अफसरान का हुक्म है। फिर वहाँ हमने ये भी देखा कि 2 रोड है ना अंडरपास के आने जाने वाले, तो वही गाड़ी दूसरे दिन एक तरफ का पानी दूसरी तरफ डाल रही थी। अब सोचिए ये प्लानिंग। जब उससे ये पूछा भाई ये क्या है, बोले थोड़ा सा ही पानी यहाँ से कम होगा तो हम हैवी ट्रैफिक गुजारेंगे तो उसके बाद थोड़ा खुश्क होना शुरू हो जाएगा। ये वो बात है ना कि अपनी मदद आपके तहत, देयर इज नो प्लानिंग, अपनी मदद आपके तहत किसी एक ने ऑर्डर जारी कर दिया, अब उसको हर कोई अपने तई किसी तरीके से भी ले लेता है। वो कहता है अच्छा ठीक है इधर से पानी निकालना है, इधर का पानी इधर डाल देते, इधर का पानी इधर डाल देते, डीजल नहीं है, ट्रक नहीं चलेगा, थोड़ा सा इधर करके खड़ा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ी सी ट्रैफिक निकल जाएगी। यानी ये कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है क्योंकि मेगा सिटी की प्लानिंग है, भाई यू हैव टू डू दिस व्हाइल रेन, अगर इमरजेंसी बढ़ जाती है तो ये करना है। और इनके पास तो वो रेस्क्यू टीम्स भी नहीं है जो चिल्ड्रंस को, जो बच्चों को और औरतों को महफूज कर लें, इनके पास तो इस तरह के चीज़ें भी नहीं। इन्होंने तो ऐसी कोई विमेन टीम भी नहीं बनाई हुई अपनी कि अगर रेन इमरजेंसी हो जाए तो ख़वातीन की जो रेस्क्यू की ज़्यादा तादाद होती है वो कम से कम ख़वातीन को ही रेस्क्यू कर लें, कुछ इस तरह से कर लें कि वो बड़े ट्रक्स जो होते हैं उनमें रेस्क्यू कर लें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बारिश में स्टक हो गए हैं तो हो गए, कुछ भी हो जाए, आपका दम घुट जाए तो घुट जाए, वही नहीं है पानी तो मतलब आप पानी है और नहीं है आपकी जगह, कोई नहीं मिल रही आपको जगह, आप खड़े रहे। अच्छा ये सब मेयर कराची के नजर क्यों नहीं आता? वो कह रहे हैं सब सही है, सब सही है। नहीं मतलब आपको पता है प्लानिंग है ना, प्लानिंग करते हैं ना, वो प्लानिंग करते हैं, वो ये देख के थोड़ी प्लानिंग करते हैं। यहाँ से इंसान भाई अगर देखें हम लोग शहरी के नज़र से नज़र नहीं आ रहे थे, उनकी नज़र से आ रहे थे। हर जगह 150-200 इनके केएमसी के इनके मुलाजमीन खड़े हुए थे और वो उन्होंने वो चादर ओढ़ी हुई थी क्योंकि उससे वो उनको नजर आ रहे थे। जितने भी आपके मेयर हैं, सीएम है, उनको नजर है, तमाम लोग उतरे हुए थे। कल अशरफ भाई हमने कल बाज़ाब्ता तौर पर दिखाया कि कटी पहाड़ की जो लैंडस्लाइडिंग थी, फिर हम जितने पॉलिटिशियंस थे ये उनमें से जो खड्डा मेमन मार्केट थी वहाँ पर नबील गबोल साहब गए, उन्होंने वहाँ पर विजिट किया और बच्चों से मिले और बताया, उन्होंने ये रिजर्वेशन का इजहार किया कि गंदा पानी है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। वो खुद इतने बड़े बड़े वाइट कलर के बूट पहन के गए हुए थे। लोगों ने फिर गवर्नर सिंध को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आप गुची की कैप पहन के आ गए, एक्ट्रेस थी हिना बयात, उन्होंने कहा भाई आप गुची की कैप पहन के आ गए, हमें मदद नहीं चाहिए, प्लानिंग चाहिए। जी नहीं देखे ना, अब ये वफाक के नुमाइंदे बोलते हैं ये तो कुछ नहीं करा सकते ना। अब दूसरी बात पीपल्स पार्टी की है ना, नबील गबोल साहब जो हैं, और उन्होंने जाके जब बोला, देखिए वो भी निकले ना, चाहे बूट पहने वो जो निकले ना, जाके लोगों को देखा, उन्होंने अपनी जो सरकार है उसी के खिलाफ बोला। तो भाई अब अगर ये पर्सनल लें कि अशरफ खान ये बात बोला, भाई ये पब्लिक बोल रही है, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, वो जो हमें बोलती है हम आगे बताते हैं। हमसे ये बोलती है भाई मेरे घर बिजली नहीं आ रही है, मेरे घर कचरा हुआ है, मेरे घर जो है ये रोड टूटी हुई है, तो हम किसको बोलेंगे? हम जो सरकार है, मुझे कोई सरकार से मसला नहीं है, शहरियों को जो है, क्योंकि जो मेरे जानने वाले हैं जो हमसे मिलते हैं वो बोलते हैं कि भाई आप मीडिया में हमारी खबर तो पहुंचाओ, यहाँ टीम भेजो। तो हम ये काम करते हैं, हम ब्रिज बनते हैं आवाम और हुकूमत के दरमियान, ये पहले समझना होगा ना।
हमारे ये चीज़ नहीं समझते, वो समझते हैं कि अशरफ साहब का मसला है इनसे ना। मेरा कोई मसला नहीं है भाई, आप करो नहीं करो मुझे कोई फर्क। मैं अल्लाह ताला जो है अपनी सेफ साइड हम अपना देख रहे होते हैं। ये भी आते हैं खुद से, ना हुकूमत मुझे लाती है ना हुकूमत ने नौकरी दिलाई है, अपने बलबूते पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी काम किया। लेकिन ये पहले चीज़ क्लियर करें, मेरा आपसे कोई मसला नहीं है। जो लोग हैं शहरी हमसे शिकायत करते हैं, वो शिकायत हम आपसे बोलते हैं, क्योंकि लोग जितने भरे बैठे हुए हैं ना, वो जब बोलते हैं, अगर आप गए, अभी सीएम गए थे, वो आके शहरी बोल रहा था, जो सुने आप, देखें लोग भरे हुए हैं, आप अगर कुछ नहीं करते तो उसकी सुन तो लें, कम से कम सुन तो लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस इस शहर का ना अल्लाह ही मालिक है और बस अल्लाह ही इस शहर को चला रहा है, और कराची वाले अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद करते हुए इस शहर को चला रहे हैं, जबकि ये शहर बैकबोन है, ये शहर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू जनरेट करके देता है। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया महराज भाई। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले एक बर्थडे है जो कि विश कर देते हैं। ये हैं जी मोहम्मद मुसब, और ये हो गए हैं 6 साल के। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद मुसब। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि किसी की मदद करना कितना बड़ा जज्बा है। अच्छा जी, जब ये बात होती है ना कि आए मिलकर हाथ थामें, आए मिलकर मदद करें, आए इंसानियत की खिदमत करें, तो यहाँ पर ये भी सोचें कि चलें आए नेकियों में इजाफ़ा करें। और नेकियों में इजाफ़ा कैसे होता है? नेकियों में इजाफ़ा होता है कि आप अल्लाह की मखलूक के साथ जो हैं वो एहसन तरीके से पेश आएँ, अखलाक से पेश आएँ, उनकी मदद करें, और इस तरह से मदद करें कि वो मदद जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो आज हम आपको मिलवाते हैं मुफ्ती अबू तलहा साहब से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और स्पेशल चिल्ड्रंस के हवाले से जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। नुसरत ट्रस्ट के नाम से जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुफ्ती साहब, जिस तरीके से आप ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से और मुखैर हज़रात के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि आपकी जो ट्रस्ट है वो किस तरह काम करती है और इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है इन स्पेशल चिल्ड्रन की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है, ये हमारे वालिद साहब ने इसका आगाज़ किया था 2004 में। अच्छा। और इसमें बहुत सी स्कीम का आगाज़ किया गया। जो सबसे पहली स्कीम थी, जो इन बच्चों को जब हमने रजिस्टर किया जी जी, तो इनकी पहली जो ज़रूरियात थी लिक्विड फूड। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम उसे वॉक करके हज़म कर लेते हैं जी, मगर ये जो बच्चे होते हैं ये खाना खाकर हज़म नहीं कर सकते। ये अपने बिस्तरों पर, बेड पर, सोफे पर, चारपाई पर बैठे रहते हैं। तो डॉक्टर हमेशा इनको रेफ़र करते हैं कि इनको लिक्विड फूड दिया जाए, जैसे मिल्क हो गया, सीरियलैक हो गया, इसी तरह की चीज़ें, ताकि इनको वो हज़म करने में आसानी हो। तो हमारी सबसे पहला जो कदम हमने उठाया, जो वालिद साहब ने, वो ये कहा कि इनको फूड हेल्प स्कीम के तहत इनका वजीफ़ा मुहैया की जाए। अच्छा। ऐसे फैमिलीज़ जो इन बच्चों की कफ़ालत कर रही है, बहुत अच्छे से संभाल रही है, मगर उनको थोड़ी सी आसानी पैदा करने के लिए इनको माहाना वजीफ़ा शुरू किया जाए। सही। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 208 ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जिनको हर मंथली फूड सप्लीमेंट के लिए उनको वजीफ़ा दिया जा रहा है। अच्छा। उसकी ऐसा होता है, पहले ये हमारे इदारे में आते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ चीज़ें जो ज़कात के मुस्तहिक के लिए होती हैं, वेरिफिकेशन वो करते हैं जी। उसके बाद फिर इन फैमिलियों को ज़कात फ़ंड से, सदक़ात से, हमारे पास ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जो ज़कात नहीं लेती, नॉन मुस्लिम भी हैं, उनको भी हम देखते हैं, मगर खिदमत के जज्बे से उनके भी तो बच्चों कुल को मिला हम के 208 फैमिलीज़ रहती हैं जिनको इस एक स्कीम से हम यानी कि मुस्तफ़ीज़ कर रहे हैं, फूड हेल्प अच्छा, स्कीम। इसमें 5,000 से लेके 20,000 तक उस बच्चे की ज़रूरियात को देखकर उनको दिया जाता है। ज़रूरियात को देखकर उनको दिया जा सकता है। अच्छा, हमारे साथ ये क्यूट से बच्चे भी मौजूद हैं, इनका नाम बताइएगा, और आप वालिद साहब हैं इनके, जी अपने बारे में बताइएगा और इनका नाम भी बताइएगा। जी, सबसे पहले इसका नाम है उमेमा जान, इसकी उम्र अभी 5.5 साल है। अच्छा, दोबारा नाम बताइए। उमेमा। उमेमा, ठीक जी। अच्छा। तो ये CP चाइल्ड है और ये लिक्विड लेती है। अच्छा। क्योंकि लिक्विड के अलावा ये कुछ चबा नहीं सकती, कुछ अंदर सटक नहीं सकती, सही। शुरू से लेके अब तक। जी जी। 5.5 लोग हैं, तो उसको हम सीरियलैक और नीडो बुनियाद वगैरह देते हैं। सही। तो ये जैसे ना लेटती बैठती नहीं, जहाँ लिटा दो वहीं लेटी रहती, कोई हरकत नहीं करती। सही। जैसे बच्चा हरकत कर लेता है, अगर उल्टी तो उल्टी पड़ी, सीधी तो सीधी पड़ी, कोई हरकत नहीं इसके अंदर। अच्छा। तो हमने एक टाइमिंग बांधी उसकी भूख की, अगर से पूर्ण कुछ खिलाएंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेगी, पड़ी रहेगी। अच्छा। तो बस हमने टाइमिंग बांधी हुई है, तो हम उस टाइम से बावजूद उसको फीडर से लिक्विड देते हैं। हाँ। डॉक्टर ने कहा था कि इसको नलकी लगा दिया इंजेक्शन से जरिए, लेकिन हमने वो नहीं, क्योंकि हमें सहूलत होती है उसमें, उठे इंजेक्शन लगा दिया, पेट भरा दिया। लेकिन हम माँ बाप हैं,
हम बच्ची को अजियत नहीं देना, अल्लाह पाक ने हमें दी है हाँ। तो उसमें भी कोई जाहिर है, बिल्कुल हाँ, बस अल्लाह बेहतरी करे। अल्लाह तो बेहतरी करे। हम तो ये आपको पहचानती हैं, सुनती हैं, समझती हैं? माशाल्लाह हमें पहचानती है, माशाल्लाह अब हमारे साथ है तो हमें पहचानती है। हाँ। लेकिन इतने ज़्यादा जैसे आम बच्चा हो तो वैसे नहीं, बस जैसे आवाज़ लगा दी 2 मिनट बाद हरकत करेगी, हाँ मुझे किसी ने आवाज़ दी है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं, बस जहाँ पड़ी वहाँ पड़ी हुई है। उमैमा नाम है ना जो इनका? उमैमा नाम जी, इसका, जी, सही। और 5.5 साल इसको भी घूम रहे। सही। तो अब मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। हाँ। मेरे जो अपने रिश्तेदार है वो मुझसे नहीं मिलते, इसके लिए 5 साल उम्र हो गई है, तो कहते हैं कि इस बच्ची को किसी को दे दो तो हम आपसे मुलाकात करेंगे। रिश्तेदार नहीं मिलते? नहीं मिलते, बहन भाई तक। हालांकि मेरा घर अपना था, मैंने सेल करा इसके इलाज के चक्कर में। हाँ। हमें डॉक्टर ने कुछ गलत मशवरे दिए। मैं अब रेंट पे रहता हूँ, मेरे रेंट का 15,000 रेंट है मेरा घर का। हाँ। तो मेरे जो बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, आते ससुराल तक, वो मुझसे किसी इवेंट में नहीं बुलाते कि उनके क्यों बच्चे नहीं अल्लाह ने बुलाते? करे, मतलब उनके बच्चे ऐसा ये ना तो हो। कोई बात नहीं है ना, इतनी बस इतनी लोगों प्यारी में सी तो शौर नहीं बच्ची। ना, कुछ कह नहीं सकते। तो अल्लाह पाक जिसे नवाजे, हमें तो उससे कोई तकलीफ कोई नहीं, बात अल्लाह नहीं, का अल्लाह शुक्र ताला ने है। आपको हमें बहुत तो बड़ी, अपने जो मेरा रहमत से बड़ा नवाजा बेटा है हाँ। वो एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़्यादा मोहब्बत हम इसको देते हैं। कोई परेशानी नहीं हमें, कोई कुछ नहीं, बस थोड़ी प्रॉब्लम होती है हाँ। कि ये अपनी मर्जी के मालिक है, जब चाहे सोती है, जब चाहे उठती है, हम इसे डिस्टर्ब अभी नहीं इसको करते। कुछ आइडिया है उमैमा को कि आप कहीं लेकर आए हैं जी इसको या नहीं, कहीं जा, ऐसा कुछ आइडिया कोई नहीं? आइडिया नहीं। अच्छा, मतलब बस बिल्कुल जो भी अपनी- कुछ नहीं समझते? अपनी मस्ती में मस्ते, हाँ। बस ऐसे जो है सो है आपके सामने। अभी लिटा दूंगा तो कोई हरकत नहीं करेगी, जहाँ पड़ी है अच्छा। वहीं पड़ी रहेगी, कोई कुछ सही। नहीं, अगर उल्टी तो उल्टी हो जाएगी। तो डॉक्टर्स अभी क्या कहते हैं उमैमा जो के डॉक्टर बारे तो मैं सब कुछ नहीं कहता, लेकिन पहले 3 साल तक हमने इलाज कराया प्राइवेट इसका। में? अच्छा। तो जब तक मेरे पास अमाउंट था तो बोलते हैं इंशाल्लाह हो जाएगा हो जाएगा। जब मेरे पास अमाउंट खत्म हुआ, नहीं तो क्या कहा था उन्होंने कि क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं कैसे बताया था ठीक- मुझे। जब पैदा बच्ची हुई थी तो बिल्कुल एक्टिव थी। अच्छा। ये कुछ डॉक्टर की गफलत थी, हाँ। इंजेक्शन लगाया, बच्ची का दिमाग पूरा डैमेज हो चुका है ओह, उनका कहने के बावजूद। हाँ। तो मैंने कहा था कि मेरी बच्ची को इंजेक्शन मत लगाना। उन्होंने कुछ डॉक्टर जी। होते जो सीख रहे होते जी, उनकी बिल्कुल, गलती की हाँ। वजह से अभी तक ये है। और अब कहते हैं कि सीपी चाइल्ड है। 3 साल मैंने इसका इलाज करवाया है। हाँ। 15 से 20 लाख इस पर मैंने खर्च करा है। सही। मेरे पास था, हमने घर सेल किया है। जी जी जी। तो जब मेरे पास अमाउंट ख़त्म होगा तो कहते हैं कि आप अल्लाह पे छोड़ दो, इसका इलाज नहीं है, हम इसको नलकी लगा देंगे। हाँ। आप सुबह शाम इसको ना फूड जो है नलकी के ज़रिए दिया करेंगे, ये कुछ चबा नहीं सकेगी, वरना ज़िंदा नहीं रहेगी। तो हमने मेरी मैं और मेरी वाइफ जो हमने बहुत कोशिश करी है, अब हम इस फीडर से देते हैं इसे ग़िज़ा ना, फीडर से पीती है। जैसे हाँ। 6 माह का बच्चा हुआ या 4 माह का बच्चा हुआ, उसको फीडर जो होता है, हम सिरलैक और नीडो बुनियाद इसको वो मिक्स कर देते हैं कि बच्ची कुछ खा पाए, कुछ जिंदा तो रहने, कुछ खाने ना। हाँ। अभी कुछ खाती नहीं, माश तो खाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो मंथली इसकी जो हमारे जो खर्चा आता है वो 35-40 हज़ार इसका एक बच्चे का खर्चा आता है और हमारे। ये ट्रस्ट के थ्रू तो नहीं, काफ़ी हेल्प करते हैं माशाल्लाह। ये हमारी हाँ। जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एक एप्लीकेशन देते हैं हाँ। कि हमें इस चीज़ की नीड है। हाँ। अभी पिछले साल गर्मियाँ काफ़ी कुछ ज़्यादा थी, सही। तो हमारे कुरंगी एरिया में तो 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइट जाती थी। जी जी। तो माशाल्लाह हमने एप्लीकेशन दी दूसरे ट्रस्ट में, इन्होंने हमारे घर पे सोलर लगवा दिया, क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो बाहर खेल लेते हैं हाँ। लाइट जाए तो, और ये बच्चे नहीं खेल पाते। हाँ। तो इसको हम बाहर में बिठा सकते, क्योंकि बच्ची बैठ नहीं सकती है। वाइफ मेरी जो हाउस वाइफ है वो घर से बाहर नहीं निकलती, सही। तो मैं जॉब पर होता हूँ। तो माशाल्लाह नुसरत ट्रस्ट ने मैं सोलर लगवा के दिया। सही। और फूड के हवाले से हमारी हेल्प करते हैं काफ़ी हद तक, सही। क्योंकि जो भी और भी बच्चे हैं, मजीद नहीं ये बच्चा एक नहीं, और हाँ, माशाल्लाह और बच्चे भी हैं। बहुत सारे बच्चे। तो आप जी। भी हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आप भी डोनेशन देना चाहें तो ज़रूर आप भी नुसरत ट्रस्ट को जो है वो डोनेशन दे सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि ये आपने जिस तरीके से बताया कि आपके वालिद साहब ने जो है इसका आगाज़ किया था और ये सारा कुछ, अभी लोगों का इसका रिस्पांस कैसा है? आपके ट्रस्ट के हवाले से लोग क्या कहते हैं, और जितने भी लोग आ रहे होते हैं उनकी क्या ख्याल? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब काम शुरू किया था, इब्तदाई तौर पे हमने तकरीबन 35 बच्चों से काम शुरू किया था। हाँ। और इसके साथ साथ सिर्फ फूड सप्लीमेंट नहीं है, इसके जी, साथ जी। साथ ऐसे भी बच्चे, अब ये तो छोटी है, इसको हम गोद में उठा सकते हैं। अब ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हम गोद की उम्र से वो बढ़ गए, उन्हें उठा नहीं सकते। जी बिल्कुल। और बहुत सी फैमिलीज़ उनको कहीं प्रोग्रामों में भी नहीं लेके जाती। एक तो इन्होंने ये बात की ना कि लोग इनको नहीं बुलाते, जी जी। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को लेके भी नहीं जा सकते। इस तरह हमने फिर व्हील चेयर इनके लिए तकसीम करना शुरू की, मुफ्त। अच्छा। ये अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ जो होती हैं व्हील चेयर होती जी, हैं, थोड़ी जी, जी। मजबूत होती हैं, जी।
तो ये हमने कि वो व्हील easily ले चेयर, हाँ जाएंगे, इजीली हाँ, ले जाएं, वो सही, लेके जाएं। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने काम शुरू किया था 35 बच्चों से, आज हज़ारों की तादाद में हम व्हील चेयर अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम कर चुके हैं। हाँ। और इसका इवेंट करते हैं, और जो हमें जो चीज़ें वो करता है, डोनेट करता है, उन्हीं को हम अपना मेहमान बनाते हैं। हाँ। अभी हमने 14 अगस्त में एक इवेंट किया था जिसमें जो कराची मेयर साहब थे, मुर्तज़ा वहाब साहब, वो आए थे, आसिफ खान साहब आए थे, हाजी हारून साहब थे। बहुत से अच्छा एक इवेंट हुआ 14 अगस्त में, बच्चों को बुलाया और 100 बच्चों में हमने व्हील चेयर वो तकसीम की। और अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम में एक नायाब चीज़ ये हुई कि हमारे जो मेहमान थे उन्होंने कहा इन 100 बच्चों में कुरानंदाज़ी करें, जिस स्पेशल बच्चा बच्ची का नाम निकलेगा हम उन्हें उनकी फैमिली समेत उम्रे पे भेजेंगे। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों का नाम निकला और वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे को भी अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और जब लोग वो करते हैं, खिदमत देखते हैं, तो असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में माज़ूर अफराद का, माज़ूर लोगों की खिदमत की तलकीन की है। और ये बात बहुत गलत है जो इन्होंने कही कि रिश्तेदार मिलते नहीं हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या आप देखें, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जो थे मखतूम थे, जो नबीना साहबी थे, तो उसके बारे में तो अल्लाह जल्ल शानू ने पूरी इस सूरत नाजिल कर दिया, बसवतवल्ला अंजाउल आमा, कि वो आके हजूर से बात कर रहे थे। तो अल्लाह उन्हें फरमा रहे हैं तो आप इनकी बात गौर से सुने, ये आपसे हिदायत पाएंगे, कुछ बात सीख लेंगे। तो ये लोग ऐसे हैं, इनको फरामोश ना किया जाए, बल्कि ये तो ऐसे लोग हैं जो आपकी आखिरत का भी वो ज़रिया बन सकते हैं। ज़रिया बन सकते हैं। अच्छा, ये उमैमा कुछ इशारा समझती हैं, कुछ बात? कुछ भी नहीं समझती? कुछ भी नहीं। ये बस हम जब इसे लिक्विड देते हैं तो हमने एक टाइमिंग बांधी है, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद 2 शाशे होते हैं सिरलेक के और एक न्यूडो बुनियाद। भूख का एहसास भी जी, भूख का एहसास कैसे बताए, कुछ नई सेंसेस ही। हाँ सही, बिल्कुल। तो रोना भी इससे तब आता जब चीटी वीटी काटे, अल्लाह ने अगर कोई मसला तो ये रोती है, तो हम देखते हैं कि कोई चीटी तो नहीं काट रही, बता भी नहीं सकती ना। तो हम पूरे जिस्म पे देखते हैं कोई चीटी नहीं काट रही, कोई कुछ नहीं होता, तो इसका खास ख्याल रखना, बच्चे बता नहीं सकते कुछ भी। सही। तो ये वो लोग हैं कि जिनकी मदद करें तो आपको खुद सच्ची खुशी मिलेगी, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, ये अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। और आप यकीन करें कि अगर आप इनके लिए कुछ करेंगे तो आप ही के लिए बेहतरी होगी, आप ही के लिए जो है वो मज़ीद आपकी नेकियों में इजाफा होगा, अल्लाह ताला आप ही के लिए जो है मज़ीद खैर के दरवाज़े खोलेगा। शो में या वक्त वेलकम बैक। तो बात हो रही है लोगों की मदद करने की, और अभी हमारे साथ हमें सलमान ने ज्वाइन किया है, जो कि बहुत प्यारे से बच्चे हैं। आए, सबसे पहले मैं आपको सलमान से मिलवाती हूँ, इनसे बातें करते हैं, ये बहुत मज़े की बातें करते हैं। कैसे हैं सलमान? वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा जी, ये बताएं कि कैसा लग रहा है शो पे आके? अच्छा लग रहा है शो पे आके। अच्छा, चले ये बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं? आप अभी मुझे बता रहे थे ना ब्रेक के लिंक में, तो ज़रा बताएं सबको कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कौन सा प्लेयर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा क्रिकेटर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ज़रा बताएं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? सर इरफान इनके, ये अपने सर अच्छा, इरफान सर को इरफान बड़ा इनके। लाइक करते और आप बड़े हैं। होके क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर बनना चाहते हैं? अच्छा, चलिए जी, इनको क्रिकेटर बनने का शौक है और बड़े ये प्यारे से बच्चे हैं। और मैंने इनसे पूछा जब कि आपका नाम सलमान है, तो फिर आप सलमान खान को जानते हैं? तो कहते जी हाँ मैं जानता हूँ। और किस किस को शौक से देखते हैं आप? ये बताएं, टीवी पे आपकी क्या हॉबीज़ क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या करते हैं घर पे? बता दो। फिल्में देखता हूँ, मूवीज़ देखते हैं। अरे वाह भाई, चले जी, मूवीज़ देखते हैं। और ये देखें कि ये इस हालत में भी कितनी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों की मदद की जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं और ये माशरे में बाकियों के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। इनकी वालदा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये बहुत ही मुझे प्यारे लगे और बहुत अच्छे तरीके से ये बात कर रहे हैं। अब ये बताएं कि इनके साथ ये कब से प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, पैदाइशी हैं, डॉक्टर्स क्या बताते हैं, कितना क्योर हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्या हैं चांसेस? ये 1 साल के थे, हुए नॉर्मल थे ये। अच्छा, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे जिस तरह होते हैं ये नॉर्मल ही थे बच्चे। अच्छा, 1 साल के थे। इनको पहले तो डायरिया हुआ था, तो उल्टी मोशन हुए इनको। अच्छा। उसके बाद ना इनको बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ा, 105 104 पे था। ये गर्दन तोड़ बुखार जो कहते हैं वो हो गया था। फिर अच्छा। ये जीना में एडमिट रहे, 1 हफ्ते तक इनको बिल्कुल होश नहीं था, बहुत ज़्यादा इनकी सीरियस हालत थी। फिर ये जीना में इनका ट्रीटमेंट चलता रहा।
फिर वो उन्होंने वहाँ से कि रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला था कि ये टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए? जी। अच्छा, बैकबोन से उन्होंने फ्लू किया। उसके बाद ये फिर जब सेट नहीं हुए, फिर उसके बाद जो बैठते भी थे तो नहीं बैठ पा रहे थे, तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि वक्त के साथ साथ सही हो जाएंगे, अभी कमज़ोरी हो गई है बच्चे के अंदर ज़्यादा, इसकी फिज़ो होती रहेगी ना तो सही हो जाएंगे ये। फिर रेगुलर मैंने 5 साल जीना से इसकी फिज़ो करवाई, रेगुलर में जाती थी फिजियोथेरेपी। अच्छा, उस दौरान इनका ये जो मेंटल सारा वो नहीं था, डॉक्टर ने कहा इनका दिमाग पे बहुत असर पड़ा, डैमेज हो गया है दिमाग, हराम मगज़ इनका डैमेज हो गया है। अच्छा, वो डॉक्टर ने बता दिया था, मगर ये है कि बेहतर हो जाएंगे, डॉक्टर ने ये बात भी बोली थी। जी, सही। यानी कि ये इनका इलाज चलता रहा, जीना से ही चलता रहा इनका इलाज काफ़ी टाइम बाद। फिर ये 10 साल की उम्र में आके ये बैठना शुरू हो गए थे माशाल्लाह, ये खड़े भी होना शुरू हो गए थे, मतलब थोड़ा सा रिकवर हो रहे थे। सन 2011 से इस पोजीशन में है ये। तो सन रिकवर होना 2000 शुरू हो गए थे तो क्या हुआ फिर? दोबारा झटका पड़ा था, दोबारा गर्दन तोड़ बुखार हुआ था इनको। 2 दफ़ा इनको गर्दन तोड़ बुखार हुआ है? जी, सन 2011 में जो दोबारा इनको जो झटका पड़ा ना, फिर ये नहीं सेट हुआ। तो बुखार, ये बस देखें कि अल्लाह ताला ने इनकी जो जान है वो बख्श दी, वरना आप इमेजिन करें कि जो फीवर होता है ना, अगर हाई फीवर 2 या 3 दिन से ज़्यादा चढ़ जाए ना किसी को, तो हड्डियाँ जो होती है ना, भी बहुत पड़ने उनका लगे जो थे पेन होता है वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बुखार जो है वो बहुत इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए, और गर्दन तोड़ बुखार तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिवियर कंडीशन में चला जाता है। मुफ्ती साहब, ये आपके पास कब आई और किस तरह से ये आपको नुसरत ट्रस्ट में जो है इन्होंने ज्वाइन किया? हम कुरंगी में आए थे यहाँ पे राशन तकसीम करने जी। तो वहाँ हमारी बहन से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा है, इनको भी मंथली सपोर्ट दी जाए। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये सुना कि सलमान के वालिद नहीं हैं, जी जी, तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पर इनको अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास वो रजिस्टर किया जी, और हमने इनका माहाना वजीफ़ा शुरू किया। हमारे पास अब भी आप समझे 1850 या 1860 तक हमारे पास जो है यानी कि नंबरिंग पहुंच गया है, जो ऐसे बच्चों ने दरख्वास्तें दी हुई हैं कि हमें माहाना सपोर्ट किया जाए, मगर फ़ंड की कमी और जो चीज़ें आपके सामने हमारे मुल्क पाकिस्तान में इनको जिस तरह यानी कि वो किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, उसकी वजह से अब तक बहुत से कम लोगों को हम दे रहे हैं। हमारे नज़दीक तो बहुत कम है। नादरा की जो रिपोर्ट है, काउंटिंग है, 3,71,000 तो उन्होंने काउंटिंग कहा है कि हमारे पास मुल्क में रजिस्टर्ड लोग जो माजूर हैं, और जो माजूर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई वो तो पता नहीं कितने लातादाद हैं। तो हमें बढ़ चढ़कर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, और वालिद जिसका ना हो, और फिर अब देखें ये बहन है, ये इनको छोड़ के जॉब भी नहीं कर सकती, तो ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट देना, इनका सहारा बनना। ये बताती जाइएगा, ये कौन है? ये भी एक बच्चा है, डिसेबल बच्चा। ये हम उमरकोट अंदरून सिंध में गए थे जी, हम वहाँ गए थे और वहाँ पर हमने ये विंटर पैकेज किया था। हमारा नुसरत ट्रस्ट का एक ये एजाज़ है, इस इदारे की एक अपना ही अंदाज़ है कि हम किसी भी खुशी में, गमी में भूलते नहीं अपने रजिस्टर्ड लोगों को। सही सही। इसमें हमारे पास हज़ारों हज़ारों लोग हमारे पास वो रजिस्टर। ये है, देखें ये थर का इलाका है, थर का इलाका, ये उमरकोट से आगे रायलो, इनके घर भी बिल्कुल कच्चे और इस तरह बने हुए हैं जी। और इनमें सर्दी, आपको पता होगा ये किस तरह रोक रहे होंगे, सर्दी नहीं रुकती इनमें जी। तो इनमें हम यानी कि विंटर पैकेज और व्हील चेयर की तकसीम के लिए गए थे। सही, नुसरत ट्रस्ट का एक ये माशाल्लाह अच्छा एक इसकी जो स्कीम्स हैं जी जी। इसमें ये होता है कि हम ईद के गिफ्ट की, ईद में जो मेरे घर में सवैयाँ पकती हैं सुबह जो हम खाते हैं मीठी चीज़ और सुन्नत भी है, वही हम इन बच्चों के घरों में सुबह दूध, सवैयाँ, चीनी, खजूर का पैकेट, ईद गिफ्ट पैकेज और इनकी वालदा को 1,000 रुपये है। उसमें एक 500 का नोट होता है, एक 200 के नोट होते हैं, 50 के होते हैं, 20 के होते हैं, 10 के होते हैं। बाकायदा बैंक से हम न्यू नोट वो करते हैं, इन बच्चों के लिए लेके आते हैं। 1000 की हम लोग ईदी बनाते हैं और इनके वालिदैन को देते हैं कि इन्होंने इनको ईद पे देनी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, नहीं इसी तरह आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इस कार्य खैर में जो है हम सबको भी हिस्सा डालना चाहिए। और जिस तरीके से मुफ्ती साहब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। आप यकीन करें कि किसी की मदद करना ना, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मदद कर रहे हैं। आप अपने लिए खैर के दरवाजे खोलना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें। अच्छा सलमान, आप ये बताएं कि आपने ये तो बता दिया कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आपने ये भी बता दिया कि आप बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, लेकिन ये बताएं कि आप पढ़ते कब हैं? पढ़ते हैं आप? कब पढ़ते हैं? बता दो।
रात को सोते वगैरह हुए पढ़ते एंड हैं। टाइम पे आपको याद आता है कि चलो भाई पढ़ भी लेना चाहिए। आप सारे बच्चों की तरह ही हैं, जैसे सारे बच्चे होते हैं ना वैसे ही हैं आप बिल्कुल। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स या क्या पसंद है आपको? ड्राइंग ABCD, ड्राइंग ड्राइंग ज़्यादा, कलरिंग ड्राइंग ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। अच्छा, कलरिंग क्या ज़्यादा बनाते हैं करते आप ड्राइंग में ज़्यादा? क्या 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 बनाते हैं? पेंसिल से पेपर पे क्या बनाते हैं? क्या ड्राइंग करते हैं? कलर्स पसंद है? क्या कलर, कौन सा वाला कलर फेवरेट लगता है? लाल कलर फेवरेट लगता है। अच्छा जी, ड्राइंग अच्छी कर लेते हैं? क्या क्या बनाते हैं ड्राइंग पिक्चर में? वगैरह बनी हुई तो कलर कर लेते हैं। पिक्चर के अंदर हाँ और ज़ाहिर है वो कलर कर लेते हो। हाथ फेरने की बुकें होती हैं, राइटिंग बुकें होती हैं, जी, उन पे कर लेते हैं। अच्छा। अभी तो स्कूल बंद हो गए, पहले जा रहे थे स्कूल। अच्छा, स्कूल भी जा रहे थे? माशाल्लाह माशाल्लाह। बंद हो गया है, जिधर ये पढ़ रहे थे तो वो अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं, ये घर में ही है अभी। अच्छा बस अच्छा। घर में ही अपना करते रहते हैं, एक्टिविटी जो चल रही है, हाँ लूडो गेम वगैरह है वो खेल लेते हैं। सही। हाँ, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आप लोगों के आगे के प्लान्स क्या हैं? मज़ीद इसको एक्सपेंड करना है इस हमारा कार्य जो मेन प्रोजेक्ट है, अगर आपकी स्क्रीन में दिखाएं जी, तो जी। हमारा मेन प्रोजेक्ट हमने मलीर कम्प्लेक्स के नाम से 5 एकड़ का प्लॉट लिया है एयरपोर्ट के पीछे मेमनकोट में, अल जदीद वालों के साथ। वहाँ हम इन बच्चों के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं, हाँ। 500 बेड का, और इसी तरह इनका जो नर्सरी स्कूल वहाँ तामीर होगा, हाई स्कूल है और इनका हॉस्टल है। इनके लिए वहाँ पे वो होगा, यानी कि ग्राउंड होगा। यानी कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि उस 4 दीवारी के अंदर कोई भी स्पेशल बच्चा या स्पेशल फ़र्द वहाँ दाखिल हो जाएगा, उसका रहना, खाना पीना, तालीम, हुनर, सब चीज़ें फ्री होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी वहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसमें हम मोबाइल यानी कि रिपेयरिंग कोर्स, जो नौजवान बच्चे हैं और अपनी टांगों से माजूर हैं, उन्हें हम व्हील चेयर में अपने पास 2 हफ्ते रखते हैं। 2 हफ्ते बाद 2 दिन वो अपने घरों को जाते हैं। उनका खाना पीना, इलाज मुआवजा अब भी फ्री है, और मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखते हैं, और कुछ स्मार्ट एजुकेशन है, वो पढ़ना लिखना सीखते हैं, क्योंकि ये बच्चे स्कूल नहीं गए होते। तो इनकी ये हिचकिचाहट दूर करने के लिए, तालीम से आरास्ता करने के लिए इन्हें ये नाम सीख लें, पढ़ना, यानी कि चीज़ों के नाम, इस तरह इनको यानी कि वो दी जाती है, तालीम दी जाती है। और जब ये 8 महीने का कोर्स कर लेते हैं, फिर इनके इलाकों में इनको मोबाइल शॉप खोल की जाती है, वो भी इदारा खोल के देता है। 6 महीने का रेंट हम देते हैं, सारा सामान, डेकोरेशन, पूरा दुकान सेट करके उनको व्हील चेयर, और एक जो बच्चा जो उनकी हेल्प करे आने जाने में, उसका भी 6 महीने का किराया हम देते हैं, उसकी पे हम देते हैं। जब वो 6 महीने बाद उसकी अर्निंग शुरू हो जाती है तो उसे दुआओं के साथ रुखसत करके अगली टीम की तरफ हम रवाना हो जाते हैं। बस ये हमारा मंसूबा है, और ये बहुत अल्लाह ताला आपको आपके जो प्लान्स हैं उनमें कामयाब आमीन, करे। आमीन। और सलमान आप भी खुश रहिए, और ऐसे ही आपने फिर आगे पढ़ना भी है और क्रिकेटर भी बनना है। बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे शो पर तशरीफ़ लाएं। अच्छा जनाब, तो ये जो मदद का सिलसिला है ना, एक दूसरे के हाथ थामने का, ये रुकना नहीं चाहिए। तो ज़रूर सपोर्ट करें, और इससे आप यकीन करें कि आपके जो अपने अंदरूनी मामलात हैं ना, उसमें भी अल्लाह ताला बेहतरी फरमा देते हैं। तो शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो जिस तरह से हमारे यहाँ डिवोर्स का इशू बढ़ता जा रहा है, तो मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, फिर रिश्ते के बाद लोग कहते हैं कि जी हमें पता चला शादी के 2 साल बाद, 3 साल बाद कि भाई ये तो हमारे लिए कंपैटिबल नहीं था, अब हम साथ नहीं रह सकते। टिल देन उनके बच्चे हो चुके होते हैं, और उसके बाद फिर ये जो सारी सिचुएशन होती है ना, जिसमें सेपरेशन हो रही होती है, तो बच्चों के ऊपर इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। न सिर्फ बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, बल्कि 2 ख़ानदान अलग होते हैं, 2 फैमिलीज़ अलग होती हैं। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे होते, बल्कि उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी भी आपस में जब बॉन्डिंग होती है तो वो भी अलग होते हैं, और उस बॉन्डिंग के साथ जो बच्चों की कंबाइंड बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो उसके बाद यानी जब ये सारी सूरत हाल हो जाती है, तो ये डिवोर्स हो गई, और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक खींचातानी शुरू हो जाती है। यानी वाइफ कहती है कि ये जो बच्चे हैं ये हस्बैंड की ज़िम्मेदारी हैं, हस्बैंड के अपने रिजर्वेशन होते हैं, या वो कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ एजुकेशन का ख़र्चा दे देते हैं, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी खर्चा नहीं देते। तो ये जो ज़िम्मेदारी बनती है, ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है? इस पर बात करने के लिए हमें बैरिस्टर हसन खान ने ज्वाइन किया है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और शबिस्ता बख्तियार ने ज्वाइन किया है, जो कि डेवलपमेंट ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं शबिस्ता? थैंक यू। शबिस्ता जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शबिस्ता, ये जो सिचुएशन है कि आफ्टर डिवोर्स पेरेंट्स इस बात पर भी लड़ रहे होते हैं
कि बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है, तो एक्चुअल में ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, या ये मिलजुल के ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए? देखिए, डिवोर्स दो मियाँ बीवी के दरमियान होती है, बच्चों की डिवोर्स नहीं होती है। हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया निकाह के टाइम पे, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिवोर्स। हाँ, बच्चों का इसमें ना कोई लेना देना है, ना कोई कसूर है। बच्चों के माँ बाप अपनी जगह माँ बाप ही रहेंगे। उन बच्चों से की तो डिवोर्स नहीं होगी ना कि बाप डिवोर्स ने बच्चों को तो डिवोर्स नहीं दी, या माँ ने बच्चों को तो डिवोर्स नहीं दी। तो मिलजुल के दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अगर इसमें से आप किसी भी एक पार्टी को अलग कर देंगे, या उसको या वो खुद वॉलंटरीली अलग हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बच्चों पे ही आएगा, एंड इट विल हिंडर देयर डेवलपमेंट इन एवरी पॉसिबल वे। सही। अच्छा, जिस तरीके से हसन भाई अभी शबिस्ता कह रही हैं कि डिवोर्स जो है वो दो मतलब यानी हस्बैंड और वाइफ की होती है, बच्चे तो ज़ाहिर है सबके लिए कॉमन ही होते हैं, वो तो इक्वालिटी में ही आते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? झगड़ा क्या है? यानी अगर दो लोग अलग हो रहे हैं तो ये सोच समझ के अलग हो रहे हैं ना कि उनकी अपनी अपनी क्या आगे ज़िंदगी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चों को टेकअप कौन करेगा, बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक्चुअल में पहले तो ये ज़रा ना इसका प्रिंसिपल डिफाइन कर दें, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि ये क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चक्कर। जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द सोसाइटी और एज पर द मॉरल वैल्यूज, सही, और फाइनेंशियल वैल्यूज के हिसाब से वो तो मर्द की बनती है। सही। क्योंकि आपको पता है जो मॉडेस्ट फैमिलीज हैं मेजॉरिटी, वहाँ पर हमेशा यही कहा जाता है कि तरबियत की जिम्मेदारी ज़्यादा औरत पे आती है। अलबत्ता कि दोनों का बड़ा किरदार होता है, माँ और बाप दोनों का किरदार होता है तरबियत करने में, लेकिन मेजॉरिटी यही कहा जाता है कि औरत की ज़्यादा जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत के लिए होती है, और बाप का काम होता है अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, जो उसका मैट्रिमोनियल होम होता है उसको मेंटेन करना। तो अच्छा, वो इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी के अंदर मर्द ज़्यादा जो हैं वो बाहर निकल के कमाते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं, इनकम जनरेट करना मर्द की जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से मर्द की ये ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को, बेटी को जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती और बेटे को 18 साल की उम्र तक, ये आपका मतलब कि जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता बेटा, तब तक आपको बेटा और बेटी दोनों को मेंटेन करना है। अब बहुत से रेयर केसेस में क्या होता है कि वहाँ पर बच्चों से भी बदले और ग्रजेस निकाले जाते हैं बीवी के चक्कर में, जब वो उनकी साबका बीवी हो जाती हैं। तो ये भी मर्द कहते हैं कोर्ट के अंदर कि मैं अब इनको रुला रुला के पैसे दूंगा, इंस्टॉलमेंट की सूरत में पैसे दूंगा। अगर वो 10,000 रुपये माहाना खर्चा एक बच्चे का अफोर्ड कर सकता है, तब भी वो कोर्ट में कहता है कि नहीं, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मैं 3,000 रुपये पर बच्चा जो है वो मेंटेन करूंगा। तो वहां पर जो जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी है, जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर जाता है, क्योंकि बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के, क्योंकि आपको पता है ना कि जब बीवी निकाह में आती है तो बीवी भी तो निकाह में इसलिए आती है, और रुखसती के बाद यही कहा जाता है ना कि बीवी के अखराजात बेयर करना, बीवी की तमाम चीज़ें, उसकी ज़रूरियात बेयर करना, उसके पेरेंट्स बेयर नहीं करेंगे, लड़के के पेरेंट्स बेयर नहीं करेंगे, बल्कि निकाह के अंदर जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया निकाह की सूरत में, तो ये मर्द की जिम्मेदारी है, जब उसकी वाइफ उसके साथ रह रही है, उसका घर बसा रही है, तो ये मर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को मेंटेन करें। फिर बच्चे तो उसका खून है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपने चले अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ से तो उसको अलग कर दिया, लेकिन बच्चे जो आपका ब्लड हैं, जो आपकी एक निशानी होते हैं माँ बाप की, आप उनको भी पैसे देने के अंदर रिलेक्टेंट नजर आए। तो इसके अंदर ज्यादा, अच्छा, बहुत सी जगहों पे क्या होता है, बहुत सी जगहों पे ये होता है, एक केस मैंने अभी किया, रिसेंट फैमिली केस, उसी की मिसाल दूं, उसमें बच्चे कोर्ट में आ गए, उनकी साबका जो अहलिया थी वो कोर्ट में मौजूद थी। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आपने सेक्शन 12 की एप्लीकेशन प्रोडक्शन की लगाई थी, और ये लगाई थी कि बच्चों से मीटिंग करें, तो आप जो है वो बच्चों से मेन हॉल में जाके, मीटिंग फैमिली हॉल में जाके मिल लें। वो बाप कह रहा है कि मुझे अपने बच्चों से मुलाकात नहीं करनी, मैं बच्चों का खर्चा जो है पर मीटिंग 2,000 रुपये कोर्ट ने वो फिक्स किया था कि जब जब बच्चे आपसे मिलने कोर्ट में आएंगे या आउट ऑफ द कोर्ट, तो आपको मीटिंग का खर्चा उनको 2,000 रुपये TADA देना पड़ेगा। उसने मना कर दिया, बोला भाई मैं 2,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे बच्चों से मुलाकात ही नहीं करनी। ये भी मैंने केसेस देखे हैं। एक केस के अंदर पिछले 1.5 साल से उसकी वाइफ उसके बच्चे को, उसका बेटा 1 या 2 साल का, उसको खर्चे नहीं दिए, स्कूल की फीसेस नहीं पे होती, और उसके अंदर देखिए गलतियाँ,
बहुत सी ये होती हैं कि एक तो फैमिलीज जब इन्वॉल्व होती हैं ना, सबा फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत जगहों पे इन्वॉल्वमेंट एस्केलेशन जो है फैमिलीज की, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली, वो भी डाइवोर्स का सबब बनती हैं। उसके बाद जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में चले जाते हैं तब भी फैमिली इन्वॉल्व रहती हैं। वहाँ से ये कहा जाता है लड़की वालों की तरफ से कि तुम अगर अपने सारे डाउरी आर्टिकल्स वापस लेकर आ भी गई हो तब भी ये क्लेम करो कि मेरा गोल्ड चोरी है। और लड़के वालों की तरफ से ये उनको फीड किया जाता है लड़के को कोर्ट प्रोसीडिंग में कि नहीं नहीं, ना ही इसको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत है, हक महर ये शो करा दो कि दे चुके हो, इद्दत मेंटेनेंस ये शो करा दो कि दे चुके हो। इस चक्कर में आप अपने दीन से बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि एक ये जो बॉन्ड होता है ना हस्बैंड वाइफ का, उस शबिस्ता जब ये डिवोर्स की नौबत आती है तो जाहिर है माँ को भी पता होता है कि अब बच्चों का क्या होगा, और बाप को भी पता होता है कि जाहिर सी बात है अब वो सेपरेट होने जा रहे हैं, तो दोनों में से या तो किसी एक के पास रहेंगे, या अगर ज्यादा बच्चे तो उसमें होता है ना कि लोग कहते हैं कि 2 बच्चे बाप के पास चले गए और 2 बच्चे माँ के पास रह गए। एक केस चल रहा है मेरे पास, मैं सॉरी बात काट रहा था, बिल्कुल। उसमें माँ भी पढ़ी लिखी है, हाँ, बाप भी पढ़ा लिखा है। यही तो प्रॉब्लम है कि ये पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम है इस बात का। और सबा 219 दिन हो गए हैं उसके बाप को उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। चलें इस पे करते हैं बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि ये जो डिवोर्स के बाद बच्चों के साथ सूरत हाल हो जाती है और पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, तो ये ख्यालात इनको पहले रखने चाहिए कि एक बच्चे किसके पास रहेंगे। और ये जब डिवोर्स होती है उससे पहले तो ये हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, तो उससे पहले आपने एक अच्छा टाइम गुजारा होता है, एक दूसरे का इंसान को ख्याल करके चल लेना चाहिए कि भाई वो माजी में आपका हस्बैंड रहा है, आपने दुख भी देखा होगा, सुख भी देखा होगा, इतना तो आपको नेचर पता ही होगी ना कि भाई ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है और यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो पहले तो अभी जिस तरह से मेरी ब्रेक में शबिस्ता से बात हो रही थी कि कुछ जो है वो ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अपने हस्बैंड से जो बच्चे हैं उनको ही नहीं मिलने देती, और कुछ हस्बैंड जैसे होते हैं जो कि बच्चों का खर्चा ही नहीं देते। तो दोनों तरफ से ही ये क्रूरैलिटी है, मतलब ये क्यों है इतना जुल्म कि आप किसी को अपने बच्चों से मिलने नहीं दे रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको प्रॉब्लम है, आपके उस शख्स के साथ या आपके उस खातून के साथ इशूज़ हैं, तो आप बच्चों को उसके बाप या फिर बाप माँ से नहीं मिलने दे रहा। देखिए आपको ठीक है, अच्छा वक्त गुजारा, बुरा वक्त गुजारा, हाँ, वो आपने गुजार लिया, सही। आई हैव बीन थ्रू दिस, आई एम ऑल्सो डिवोर्सी। डिवोर्स हुई, जाहिर है नहीं बन रही थी जो डिवोर्स हुई ना, सही, अच्छे टाइम पे तो कोई भी डिवोर्स नहीं लेता, सही, हाँ। बट व्हेन वी वर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, हम दोनों साथ बैठे और हमने एक फैसला किया कि देखिए जो कुछ भी हमारे दरमियान है, आई एम ऑन नेशनल टीवी, मैं कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन वी कुड नॉट स्टैंड ईच अदर, बट दिस थिंग वी डिसाइडेड, हमने एक बात फैसला किया कि देखिए बच्चे पे असर नहीं आएगा। हमने बच्चे को ये इख्तियार दिया कि आपने जिसके पास रहना आप रहें, बिल्कुल आपने अगर आपने दोनों, उसने कहा मैंने दोनों के पास रहना, हमने कहा ठीक है आप डेज खुद डिसाइड करें। हाँ, देखिए ये ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे पे इस बात का कोई असर नहीं आया कि उसके माँ बाप अलग हो गए, हाँ, ही हैज़ बिन थ्रू अ लॉट, सही, उसको प्रॉब्लम्स आए, हाँ, बहुत मुश्किल था उसके लिए भी सेटलमेंट, हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली जब मैं इर्द गिर्द देखती हूँ जो बच्चे जो ये चीज़ देख रहे हैं कि जी हमारा बाप हमसे मिलना नहीं चाह रहा, या हमें हमारे स्कूल की फ़ीस पे नहीं कर रहा, हमारी माँ स्ट्रगल कर रही है। एक बहुत क्लोज केस है कि बच्चे बाप के पास रहने गए हैं और बाप जो है वो दिन रात ताने दे रहा है कि तुम लोग मेरे घर आके 3000 का पानी पी गए हो, ओह गॉड, या मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा पैसे, या तुम लोग जो है वो मेरे साथ जा रहे हो तो स्कूल क्योंकि खुल रहे हैं तो मैं बैग नहीं दिलाऊंगा। या एक जगह ये केस है कि जी बाप पैसे दिए जा रहा है, हाँ, और माँ बात नहीं करा रही है फ़ोन पे या मिलने नहीं दे रही है बाप को, बाप चाह रहा है मिलना, बाप कह रहा है कि मेरे पास बच्चे भेजो, मैं मिलना चाहता हूँ, हाँ, मैं बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, सही, जॉइंट कस्टडी दे दो, कुछ भी कर लो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, सही, शी इज़ नॉट कमिंग इवन टू टॉक। तो जब ये सब कुछ जब मैं देख रही हूँ, हाँ, तो इससे तो कहीं बेहतर है मेरी औलाद, अल्लाह का शुक्र है। देखिए अगेन बात वही है कि आपके इश्यूज़ है ना, बच्चे का क्या कसूर है। अगर आपको मेरी आपसे नहीं बन रही, लेकिन इफ़ वी हैव अ म्यूचुअल थिंग इन बिटवीन, उसका हाँ, क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है, सही। वो तो आपकी दोनों की औलाद है ना, और वो एक आपने सोसाइटी में एक बच्चा देना है, आपका सिर्फ उस बच्चे के टूवर्ड्स हक नहीं है, सोसाइटी के टूवर्ड्स हक है, आपको अल्लाह को मुंह देना है। आप क्या जवाब देंगे कि आपने क्या चीज़, एक इंसान कैसा डिस्टर्ब्ड इंसान सोसाइटी में दे दिया है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कि अगर आप खुद डिस्टर्ब हैं तो आप अपने बच्चों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? कम से कम आप उनको इतना फ्रीडम तो दें कि वो पेरेंट्स में से जिसको चूज करके उसके साथ रहना चाहें उसके साथ रह लें। फिर ये जिम्मेदारी के ऊपर लड़ाई होती है कि जी पैसे उसने देने, मैंने नहीं देने, जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बाप की जिम्मेदारी है। अगर माँ रख रही है तो माँ लेके जा रही है, तो अब माँ ही भुगतेगी, माँ ही बर्दाश्त करेगी। था उसका खाना पीना कपड़ा मैं कर लेती थी, उसके अपने बाप के पास जाता था, खाना पीना कपड़ा वो कर लेता था। स्कूल की कॉलेज की फीस जो भी था हमने मिलके एडमिशन्स वगैरह मिलके कर लिया। जब यूनिवर्सिटी का, अब वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में है, जो भी है यूनिवर्सिटी का बाप कर रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है मैं कर देती हूँ। सही। अब माशाल्लाह मेरा बेटा तो अब जॉब भी करने लग गया, बीच में उसने जॉब की है, अब वो उसने इंटर्नशिप की है, लाइक ही इज गेटिंग सेटल्ड कुछ। अब तो उसने मतलब एक टाइम आ गया, उसने पॉकेट मनी से मुझे मना कर देगा, मुझे नहीं चाहिए, आई एम अर्निंग माई सेल्फ। लेकिन ये सब टाइम गुजर जाता है, हर चीज़ हो जाती है। और मैं शबिस्ता इस बात पर हैरान हूँ कि चलिए ठीक है, मर्दों को चाहिए कि अगर डिवोर्स की सूरत हाल हो तो वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, उनको प्रॉपर जो उनकी एजुकेशन है, जो उनका खर्चा है वो दें। लेकिन अगर वो नहीं भी देते, और अगर देते भी हैं तो भी माँ का फ़र्ज़ है ना कि वो भी अपने बच्चे के ऊपर खर्चा कर दे, अगर उसके पास है, अगर उसके रिसोर्सेज हैं, और स्पेशली अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वो क्यों कतराती हैं ख़वातीन कि हम क्यों बच्चे पे खर्चा करें, ये तो उसका बच्चा है ना भाई, ये तो उसकी जिम्मेदारी है, तो फिर आप रखें भी नहीं ना। प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा जब एक चीज़ है, एक आप चीज़ है, आप दोनों ने मिलके पैदा की है। आप जब वो पैदा हुआ होगा आप किस कदर खुश हुए होंगे, मिठाइयाँ बांटी होंगी। एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये वो मोमेंट कैसे भूल जाते हैं। ये किस कदर उसके नाम मिलके रखा होगा, पूरा 9 महीने नाम सोचने में लगाए होंगे उसे एक बच्चे के लिए। सही, बिल्कुल। और फिर उस बच्चे के खाने पीने पे आप हिसाब किताब लगा रहे हो कि जी 100 रुपया तुम दोगे तो 100 रुपया मैं दूंगी। हाउ कैन यू डू दिस? सही, एनी वन ऑफ यू, हाउ कैन यू डू दिस? सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन भाई। आप जिस केस के बारे में बात कर रहे थे मैं वो कंटिन्यू बात कर रहा था कि उसके वालिद को 219 दिन से मिलने नहीं दिया। अच्छा। और उनकी आप शराफत देखें कि उसका बाप आज भी उस बच्चे की स्कूल की फीस टाइम टू टाइम भर रहा है। अच्छा। उसने बच्चे की फीस रोकी नहीं। उसको मतलब कि स्कूल तक में मना किया हुआ था कि इसके अगर फादर कभी मिलने आए, आप नहीं मिलने दें, उनको गेट से रवाना कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, आपने जो कहा ना कि कतराती हैं औरतें, कतराना नहीं, ये दोनों तरफा एक अकड़ होती है कि मैं क्यों करूं, मैं नीचे हो जाऊंगी, मैं नीचे हो जाऊंगी, और मर्द की साइड से भी होता है। इस चक्कर में आखिरी अल्फाज पे सिर्फ मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, कि जिस औलाद के लिए इतनी दुआएं मांगी, वो 2 रिश्तों के बीच में एक बैगेज का रोल एंड में उनका रह जाता है। मतलब कि बच्चा जो जिसके लिए माँ बाप दुआएं मांगते कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज, जब वो औलाद हो जाती है उसके बाद उस औलाद को बैगेज की तरह आप ट्रीट करते हैं कि बोझ लगने लगती हैं, दोनों तरफा बैगेज हो जाता है। तो ये अमल नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। और इसमें पता है आपको होता क्या, माँ का जो आपने रोल कहा ना कि बच्चे से मिलने नहीं देना, उसकी एक वजह क्या है, इसकी आप रूट समझे। उसकी रूट ये है कि 1 से 5 साल की जो बच्चे की एज होती है ना, वो होती है शार्प मेमोरी। उन 5 साल की उम्र तक माँ या मोस्टली कस्टडी माँ के पास ही जाती है। कोर्ट केसेस में ऐसा तब होता है जब माँ की दूसरी शादी हो जाए और केस पेंडेंसी में हो तो बाप को, तो माँ उसके जहन में फीड कर देती है, बेटा तुम्हारा बाप ने ये किया मेरे साथ, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये किया। अब तुम्हें कहा 5 साल बाद पूछती है फिर उससे, 9 साल के जब बेटा या बेटी हो जाती है, गालिबन 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा, फिर जब माँ पूछेगी कि बेटा अब बताओ तुम्हें बाप के साथ रहना है या माँ के साथ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 साल की एक ट्रेनिंग जो माँ ने उसके जहन में बाप की इमेज बनाई हो। मर्द की इज्जत, मर्द का वकार, मर्द का किरदार एक औलाद की नज़र में उसकी माँ मनाती है, और कोई नहीं सबा बना सकता। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो तरबियत जो होती है ना माँ के हाथ में ही होती है, उसी ने तरबियत करनी होती है। आप देखिए ना, अगर माएँ जो है वो बाप के खिलाफ भड़काती हैं तो बच्चे कैसे भड़क जाते हैं, क्योंकि जो ब्रेन बिल्डिंग जो माँ कर सकती है ना वो कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चों को ट्रस्ट होता है। आपकी वालदा, मेरी वालदा हमें जो बात कहेंगी वो हमें 200% लगेगी। हमें लगेगा नहीं, अम्मी जो बात कह रही है ना ये सबसे ज़्यादा सही है, अगर अम्मी ने ये बात कह दी तो ये बस ये आखिर है। ये कहते हैं ना, औरत जो है एक
चाइल्ड बिल्डिंग नहीं करती, वो एक करेक्टर बिल्डिंग और एक नस्लों की बिल्डिंग होती है, क्योंकि वो उससे आगे नस्ल, उससे आगे, तो ये औरत एक नस्ल की बिल्डिंग कर रही होती है। जब उसकी बेस ही खराब हो जाएगी, सही। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? फिर सही बात है कि वो बेस ही खराब हो जाती है। रोज मैं कोर्ट में देखता हूँ, आप यकीन करें 2.5-3 साल के बच्चे कोर्ट में बाप से या माँ से मिलने आ रहे होते हैं। उनकी उम्र स्कूल जाने की, पार्क जाने की, प्लेलैंड जाने की, उस उम्र में हर 15 दिन और बाद फिर वो ये मुलाकात कितना के लिए एक कोर्ट अगर आते हैं। देखा जाए मतलब तो मुल्जिम और औलाद एक जैसी होती है। हाँ, वो ना ह्यूमैनिटी भी अगर देखी जाए या इन्वायरमेंट के हवाले से भी देखा जाए, अगर सोशल नॉर्म्स या सोशल एथिक्स भी देखी जाए, उनके अपना जो एक माइंड है वो क्या होता होगा उस टाइम पर कि जी कहाँ जा रहे हैं, पेरेंट्स से मिलने, अच्छा जी कहाँ जा रहे हैं, आज अपनी वालदा से मिलने जा रहे हैं। तो बच्चों को इतने मुश्किल सिचुएशन में ना छोड़ें कि बच्चे आपके जो है ना वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएं, कॉन्फिडेंस खो दें। मैसेज दे दें इन तमाम लोगों को जो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं। शबिस्ता, देखिए मैसेज क्या मैसेज है, अगेन एक ही बात है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा, पैसा चला जाए आ जाता है, जेवर चला जाए बना लेंगे आप दोबारा, जायदाद चली जाए दोबारा आ जाएगी, गाड़ी चली जाए आ जाएगी, नौकरी चली जाए मिल जाएगी, औलाद अगर आपके हाथ से एक दफ़ा निकल गई, आप कुछ कर लें नहीं वापस आएगी, नहीं वापस आएगी। तो प्लीज़ दिस इज़ द बिगेस्ट एसेट यू हैव, इन्वेस्ट ऑन देम, प्लीज़ थिंक अबाउट देम इन एवरी सिचुएशन दैट यू गो थ्रू इन लाइफ, चाहे आप डिवोर्स की सिचुएशन में हैं या नहीं है। सही, प्लीज़ अपनी औलाद के बारे में सोचें। हमारी नेशन को इस वक्त हेल्दी, मेंटली हेल्दी लोगों की ज़रूरत है। सही। हसन भाई, बस ये लास्ट मैसेज है कि माँ बाप जो हैं जितने खुशी से जब औलाद पैदा होती है, जब उसकी खुशियाँ मनाते हैं, तो उसकी जो करेक्टर बिल्डिंग है वो भी इसलिए करें क्योंकि औलाद आपकी रिफ्लेक्शन होती है। औलाद जो है वो आगे चल के ऐसा ना हो कि जब वो औलाद 18 के बाद कल के एक बुरा वक्त, एक ज़ईफ़ वक्त आप पे भी आता है, तो जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। तो बोएं अच्छा ताकि आगे फसल अच्छी आप काट सकें। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई, बहुत शुक्रिया शबिस्ता, आप हमारे शो पर आए और अपने बच्चों को किसी भी तरीके से अपने तौर पे, अपने रिश्तों के तौर पे मुश्किल सिचुएशन में ना छोड़ें। आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शो का टाइम एंड अप हो गया है। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।